दोस्तों, मेडागास्कर एक ऐसी कंट्री है जिसने दुनिया को चौंका के रख दिया। इंडियन ओशन के अंदर आप लोगों को ये कंट्री देखने को मिलेगी। अगर अपनी लोकेशन आप लोग देखना चाहते हैं तो ये है अपनी कंट्री, और यहां से नीचे आएंगे ये है मेडागास्कर। आखिर दुनिया को कैसे चौंका दिया मेडागास्कर ने। इस देश के अंदर में इतना खतरनाक कानून लेकर आया गया है रेपिस्ट के लिए कि लोग जो हैं जिसको सोचकर घबरा जाएंगे और हो सकता है कि आगे ऐसी दरिंदगी भरा काम न करें। मेडागास्कर के द्वारा बेसिकली एक पर्टिकुलर कानून के अंदर में चेंज कर कर ये कानून लाया गया है कि अगर कोई भी बच्चे के साथ में रेप करेगा, बच्चे के साथ में कोई दरिंदगी करेगा, उस पर्टिकुलर इंसान का क्या करेंगे, केमिकल कास्टेडिंग करेंगे उसके साथ में। यानी कि उस पर्टिकुलर इंसान की बेसिकली जो टेस्टिकल्स होते हैं उनको निकाल लिया जाएगा, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि उनको इस पोजीशन में किया जाएगा ताकि आगे फ्यूचर में वो कभी किसी के भी साथ में फिजिकल रिलेशन न बना सके। जैसे ये कानून आया दुनिया भर में ये ट्रेंड होने लगा, पर लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय मानव जो अधिकार संगठन है उसने इस कानून की काफी आलोचना की है। पर लेकिन अगर नॉर्मल जनता के बारे में आप लोग बात करोगे, हर एक इंसान ने इस कानून को अप्रिशिएट किया है, क्योंकि जो इस तरीके की हरकतें करते हैं वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। तो इसलिए यहां पर इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। ये बेसिकली एक तरीके की नपुंसक बनाने की केमिकल प्रक्रिया होगी, जिसके थ्रू अगर ये प्रूफ हो जाता है कि उस इंसान ने किसी बच्चे के साथ में कोई जघन्य अपराध किया है तो यहां पर फिर उसके खिलाफ ये एक्शन लिया जाएगा। इसी के साथ में मैं आप लोगों को कुछ डेटा बताता हूं। ये डेटा आप लोगों के सामने है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, जो कि हमारे ही देश की एक सरकारी संस्था है जिसके द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है। सेक्सुअल वायलेंस इंडिया के अंदर में कैसे आप लोगों को देखने को मिलते हैं। नॉर्मली अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो ये अलग अलग चीजें हैं। जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा यहां पर, खासकर अगर फैमिली के अंदर भी आप लोग बात करते हैं तो यहां पर अपनी ही फैमिली का कोई पर्सन भी यहां पर ये हरकतें करता हुआ पाया जाता है। ये आप लोग देख सकते हैं। कोई फ्रेंड होता है, कोई यहां पर हस्बैंड होता है, वाइफ के साथ में कई बार उल्टी सीधी हरकतें करता है। कई बार पुलिस, कई बार डॉक्टर ये इस तरीके की हरकतें करते हुए पाए जाते हैं। अगर सिचुएशन आप लोग ये अपने यानी कि हमारे ही देश के अंदर में देखोगे तो यहां पर हमारे देश के अंदर भी रिसेंटली अभी कानूनों में बड़े बदलाव कर कर ये सिचुएशन जो है इसको चेंज करने की कोशिश की गई, पर अब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला। पर सोच के देखो, एक पर्टिकुलर इंसान है, उसने ये ऐसा जघन्य अपराध किया, अब उसको पता है कि तुमको जो है उम्र कैद की सजा मिलेगी। ये तो पता है उसको कि तुम जिंदा रहोगे, उम्र कैद की सजा मिलेगी। पर लेकिन अगर बोले कि इस इंसान को नपुंसक बना दो और फ्यूचर में ये ऐसा जघन्य अपराध न कर सके, तो सोच के देखो कि उस इंसान की रूह कांपेगी। और ये सुनकर फ्यूचर में दूसरे लोग जो होंगे वो भी इस चीज से बचेंगे, क्योंकि एक छोटा बच्चा यार, उसको पता भी नहीं है, उसकी जिंदगी अभी स्टार्ट भी नहीं है, उसके साथ में अगर कोई ऐसी दरिंदगी करता हुआ पाया जाता है तो ये कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि ये मानसिकता दिखाता है कि उस इंसान को कितना नीचे गिर सकता है। तो मेरे हिसाब से तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बेहतरीन स्टाफ है, एक बहुत ही बेहतरीन स्टेप है, कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को रोकेगा। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये सही है या फिर गलत है, हमारे देश में भी क्या इसको इंप्लीमेंट होना चाहिए, यस या फिर नो। और यहां पर क्या दुनिया भर के जो देश हैं वो अगर रेप को लेकर ऐसे स्टेप उठाएंगे तो क्या इससे आप लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं जो यहां पर जो ये सारी सिचुएशन है ये कंट्रोल होती नजर आएगी? तो आप लोग बताइएगा। इसके नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकते हैं। नॉर्मली अगर पता चलेगा किसी के साथ में ऐसा कुछ हो रहा है तो यहां पर ये भी चीज देखने को मिलती है कि उस पर्टिकुलर इंसान के द्वारा यहां पर हो सकता है कि जो यहां पर अगर कोई बच्चा इस तरीके के बच्चे के साथ में हरकतें की जाए तो उस बच्चे की जान भी ले ले, क्योंकि उसके बाद में उसको नपुंसक बनना है। तो ये नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ते हैं यहां पर इन चीजों की। तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों ध्यान में रखकर आप लोग अपनी बातें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है कि किस देश के द्वारा रिसेंटली अभी ये स्टेप उठाया गया है, तो आप लोग इसके बारे में भी याद रखिएगा। अफ्रीकन एक कंट्री है जिसका नाम है मेडागास्कर, इंडियन ओशन के अंदर में, जिसने ये स्टेप उठाया। एक छोटी सी बात यार, कई बार मुझे ये मैसेज आते हैं, मेल आते हैं कि सर मॉर्निंग में हम लोग स्टार्ट करते हैं अच्छे से पढ़ना, जैसे ही वीडियो देखते हैं, पर जैसे जैसे दिन ढलता जाता है वैसे वैसे जो पढ़ने की इच्छा है वो भी कम होती चली जाती है और जोश भी कम होता चला जाता है। इसका कोई सोल्यूशन है? तो इसका सॉल्यूशन जो है वो अभी नहीं, हजारों साल पहले आप लोगों को देखने को मिलता है। कई जगह आप लोगों को भगवत गीता के अंदर भी किस समय को लेकर कई सारी बातें की गई हैं। इवन आप लोगों को टाइम टू टाइम, जैसे गौतम बुद्ध जी के द्वारा, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा भी टाइम के बारे में बड़ी ही सटीक बात बोली गई है, और वो क्या है कि अपने टाइम को पॉकेट्स में बांट दो। यानी कि आप लोग क्या करते हो, हमारा मन जो है वो कब आप लोगों को देखने को मिलेगा हैवी होता हुआ नजर आता है, जब हम लोगों ने कोई काम स्टार्ट किया और पूरे दिन उसी काम को लेकर बैठे रहे तो अंदर से डिमोटिवेट होने स्टार्ट हो जाते हैं।
पर सोच के देखो, मॉर्निंग में आप लोग उठ गए, आप लोगों ने 3-4 घंटे के अंदर में बड़े बड़े काम निपटा लिए, जिसमें टेस्ट लगाना हो गया, आप लोगों ने स्टार्टिंग में निपटा लिया, या फिर अपना कोई भी ऐसा काम जो आप लोगों को लगता है दिन भर में काफी रोके रखता है, वो स्टार्टिंग में निपटा लिया। आप लोगों के अंदर में अपने आप ही मोटिवेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज आप लोगों को हमेशा पूरे दिन मोटिवेट रखेगी। आप लोग मैक्सिमम जो टफ काम आप लोगों को लगता है, जो कि पूरे दिन आप लोगों को लगता है ये कैसा होगा, उसको सबसे जल्दी निपटा डालो। आप लोग देखना अंदर से एनर्जी आएगी और पूरे दिन में बेहतरीन काम करते हुए आप लोग नजर आओगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। एक इंटरेस्टिंग बात बोली गई यहां पर, तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। जिस किसी को लगता है कि जिंदगी बर्बाद चल रही है और दूसरों के सामने रोएगा सुधर जाएगी, नहीं सुधरने वाली है। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फकीर नहीं बनता और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। सिकंदर ने दुनिया को जीता, तब जाकर वो सिकंदर कहलाया। आप लोग अगर सोचते हो कि एक जिंदगी में कोई हार होगी और आप लोगों को लगता है जिंदगी तबाह हो गई, ऐसा नहीं हुआ करता। ये जिंदगी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लर्निंग करते करते सीखते सीखते आप लोगों को आगे बढ़ने। अगर इसको हार मानोगे तो आप लोग डिमोटिवेट होगी, पर लेकिन अगर इसको मानोगे कि नहीं ये तो लर्निंग का प्रोसेसर है, इससे कुछ सीखा है और आगे बढ़ते हैं, तो आप लोगों को वही चीजें सिखा के जाएगी और आप लोग पॉजिटिव फील करोगे। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग इसको कैसे लेते हैं। बताइएगा जरूर कि जिंदगी में किस तरीके से आप लोग इसको लेकर चलना चाहोगे। ठीक है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग है यार ये बात। सारी चीजें हमारे दिमाग के ऊपर डिपेंड है। आप लोग जैसा सोच लो वैसे ही फीलिंग आप लोग को आनी स्टार्ट हो जाती है। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों इससे फायदा होगा, और अगर रियलिटी में चाहते हो तो अपने टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना स्टार्ट करो। ठीक है, स्टार्टिंग में एक आर्टिकल में लेना चाहूंगा। ये आर्टिकल पीआईबी के द्वारा कवर किया गया, ये आर्टिकल हिंदू न्यूज़पेपर के द्वारा, इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा, और रीजन भी बनता है सरकारी न्यूज है तो यहां पर ये बनता भी है। और स्टार्टिंग में ही क्यों ले रहा हूं इस आर्टिकल को, क्योंकि मुझे लगा कि आप लोगों के आसपास में कोई ना कोई ऐसे बच्चे रहते होंगे जिसको आप लोग ये बात बता सकते हो, और 2-3 दिन पहले ही मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूं तो आप लोग उनका ये न्यूज पहुंचा भी सकते हो। उनके लिए फायदेमंद होगी, आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी, तो दोनों ही काम हो जाएंगे। अब न्यूज क्या है वो सुनिए। इसरो के जो यंग साइंटिस्ट हैं उसका एक प्रोग्राम रहता है इसरो का, जो कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 20 फरवरी को, यानी कि आज 17 फरवरी है तो 20 फरवरी को प्रोग्राम स्टार्ट होगा। इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, अगर किसी को यंग साइंटिस्ट बनना है, आईएएस बनना, डॉक्टर बनना, पायलट बनना, या ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी होगी, आईपीएस ऑफिसर बनना, ये कई बार अप्रिशिएट की जाती है समाज के अंदर में, क्योंकि वो दिखते हैं सबको सामने, पर साइंटिस्ट सबको दिखाई नहीं देते हैं। हमारे देश के जो फॉर्मर साइंटिस्ट और हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम सर जी, वो बाद में चमके जब यहां पर आज की डेट में आप लोग बोल सकते हो जब वो दुनिया के सामने आए, उन्होंने अपनी कई सारी चीजें जो है दुनिया के सामने रखी, वरना स्टार्टिंग में कोई उनको जानता भी नहीं था। यानी कि उपलब्धियों के बाद यहां पर जाना जाता है किसी भी साइंटिस्ट को। पर आईएएस बन जाओ, अब तक काम भी आप लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है, आप लोग फेमस हो जाओ कि भाई आईएएस बन गया, तो ये कमी देखने को मिलेगी आप लोगों को हमारे समाज के अंदर में, कि एक साइड में साइंटिस्ट अपने आप को प्रूव करते हैं, कोई ना कोई वो साइंटिस्ट बन गए, ये उनके लिए अचीवमेंट नहीं माना जाता है समाज को रिकॉग्निशन करने के लिए। जब तक वो कुछ बड़ा आविष्कार ना कर दे तब तक यहां पर उनको नहीं मानते हैं। पर आईएएस बनना ही ये बनता है कि बड़ा आविष्कार कर दिया इस बंदे ने, भले ही अब तक उसको एडमिनिस्ट्रेशन का ए क्यों ना आता हो। ठीक है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो ये समाज की सोच है, यही बदलनी है, और इसी को बदलने के लिए इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारे देश की एक बहुत ही एक उम्दा लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, बच्चों को ये चीज सिखाने के लिए आगे आती है। और इसका एक प्रोग्राम है जिसका नाम है यहाँ पर यूविका। आप लोगों के लिए कैसे फायदेमंद है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे कि यूविका प्रोग्राम जो है वो किसके लिए है, तो ये इसरो के लिए, ये इसरो का प्रोग्राम है बच्चों के लिए। अब इसके लिए क्राइटेरिया क्या है आप लोग ये समझिए। सबसे पहले तो जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगती है, हमारी सोसाइटी समाज के अंदर में नॉर्मली हम लोग साइंस को बड़ी टफ तरीके से देखते हैं, यानी कि लोग जो है साइंटिफिकली ना सोचना पसंद करते हैं, ना ही साइंस के बारे में ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। तो ये रीजन है क्योंकि हम लोग ज्यादातर ज्यादा हम लोग अपने टाइम को हम लोग सोशल मीडिया और उन चीजों में लगाना पसंद करते हैं जहां पर दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल ना हो। तो इसलिए इसरो यहां पर अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करती है, और इसी के चलते यहां पर साइंस एंड टेक को कहीं ना कहीं जनता के सामने रखने की कोशिश करती है, और इवन चाहे कोई गांव में क्यों ना रहता हो वहां तक भी इसको पहुंचाने की कोशिश की जा रही है इस प्रोग्राम को। जब मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ रहा था तो मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि इसमें बड़े ही नॉर्मल से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखे गए हैं ताकि छोटे से बच्चे के मन में साइंटिस्ट बनने की प्रक्रिया को उजागर किया जा सके। जैसे सबसे पहले तो उस बच्चे ने अपनी 8वीं पास की हो, यानी कि जस्ट 8th क्लास पास की हो, और वो 9th क्लास के लिए अप्लाई, जो 9th क्लास में स्टडी कर रहा हो, तो यहां पर करेंटली यानी कि 9वीं में वो बच्चा होना चाहिए, तो वो यहां पर इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि 8वीं तक का एक अलग सिस्टम रहता है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में एक ठीक कहीं ना कहीं पकड़ बनना स्टार्ट हो जाती है बच्चे की। ठीक है, वो अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप होने स्टार्ट हो जाती है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, इसके अंदर टफ कंपटीशन आप लोगों को देखने को मिलेगा,
किसी भी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी से यहाँ पर मैक्सिमम 3 बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा यहाँ पर, और उन बच्चों को कवर किया जाएगा जो कि सीबीएसई, आईसीएसई या फिर स्टेट बोर्ड के सिलेबस को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए ये पूरा प्रोग्राम बनाया गया। ऐसा नहीं कि सीबीएसई को ले लिया और उसमें बस भाई साहब वो टॉप कर गए, नहीं, सबको इंक्लूड किया गया ताकि अच्छे लेवल पर उसको पेपर को सेट किया जा सके। सिलेक्शन का बेस जो है वो 8th स्टैंडर्ड एकेडमिक परफॉर्मेंस भी देखी जाएगी, यानी कि 9th में तो है वो बच्चा, पर 8वीं में कैसी परफॉर्मेंस है उसकी। और इसी के साथ में जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा वो है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, यानी कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में नॉर्मली बच्चे कई बार पीछे रह जाते हैं, पढ़ाई में तो वो बने रहते हैं पढ़ने वाले कीड़े, पर लेकिन रियलिटी में दुनियादारी के बारे में वो बिल्कुल जीरो रहते हैं। तो यहां पर दोनों ही तरीके से चाहिए, उसको दुनिया का भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, अपनी खेल कूद आसपास वो वाली चीजें भी रहेंगी, और दूसरा यहां पर उसका एकेडमिक भी ठीक होना चाहिए। तो दोनों को लेकर चलेंगे। जो और इंटरेस्टिंग यहां पर बात है वो क्या है कि यहां पर अगर स्टूडेंट बिलोंग करता है रूरल एरिया से, ठीक है, तो उसको स्पेशल वेटेज दिया जाएगा, जिसने मेरा दिल खुश कर दिया। सोच के देखो, सिलेक्शन क्राइटेरिया में गांव के बच्चे को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है ताकि गांव से दूर दराज वाले एरिया से साइंटिस्ट निकल कर आ सके। इसने इस लाइन ने लिखते ही इसरो के लिए मेरी इज्जत बढ़ा दी, क्योंकि नॉर्मली शहरों में बच्चे पढ़ लेते हैं, अच्छा माहौल मिल जाता है, माँ बाप भी खर्च कर लेते हैं, पर गांव में कैसा माहौल होता है ये आप लोग समझते होंगे पढ़ाई को लेकर। अक्सर अगर गवर्नमेंट स्कूल के बारे में बात करूं, जब तो आप लोगों को बताऊं, मैं जैसे मैं भी एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूं, मतलब स्कूल में टीचर जो है वो आप लोगों को उस लेवल पर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए नजर नहीं आएंगे जिस लेवल पर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। जब तक 12th तक के बारे में बात करता हूं, सब टीचर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ के बारे में बात कर रहा हूं, वरना बहुत सारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कई सारे टीचर मुझे अब तक याद है जिन्होंने बहुत ही मेहनत से पढ़ाया, पर कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो कि टाइम पास करने आते हैं, खासकर गवर्नमेंट स्कूल में। प्राइवेट में उनकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, उनसे रिजल्ट मांगा जाता है तो वो अच्छा काम करते हैं। तो गांव वाले बच्चों के लिए अगर क्राइटेरिया है तो ये काफी अच्छा रहेगा। ये एक तरीके से कहीं ना कहीं एक नई उमंग जब आएगा गांव में, ठीक है। अगर बात की जा रही है इन देयर केस, जो टाई है बिटवीन जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, यंग साइंटिस्ट जो कैंडिडेट है, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी यहां पर काफी अच्छे लेवल पर, तो ये अच्छा देखने को मिलेगा। 2 वीक का रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, ये शानदार है। इसरो आप लोग को खुद रहने खाने पीने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा 2 हफ्तों के लिए। इसरो ऑफर कर रहा है भाई साहब इसको, ठीक है। इसमें इंक्लूड किया जाएगा, इनवाइट किया जाएगा टॉक्स के लिए जो भी एक्सपीरियंस है या फिर जो एमिनेंट साइंटिस्ट है, मान लीजिए जैसे एपीजे अब्दुल कलाम सर होते हैं, वो आप लोग के सामने आकर बैठेंगे, या आप लोग इसरो की लैब में विजिट कर सकते हैं, क्योंकि अगर उन चीजों को आप लोग देखोगे तो आप लोग के अंदर में एक नई भावनाएं जागृत होंगी। जैसे मुझे एयरफोर्स में जाना था, एयरफोर्स का पायलट बनना था, क्योंकि आर्मी से मेरे फादर साहब हैं और मेरे मामा जी एयरफोर्स से रिटायर हैं, तो मुझे लगता था कि यार मजा आएगा, ठीक है। पर लेकिन सिचुएशन ऐसी नहीं बन पाई, पर फिर भी अगर कुछ भी ऐसा दिखता था आर्मी से रिलेटेड मूवी, एयरफोर्स से रिलेटेड मूवी, तो एक अलग ही अंदर से मतलब यानी अंदर से अलग ही उत्साह निकाल कर लेकर आती है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहां पर कहीं ना कहीं जो क्राइटेरिया रखे गए बड़े ही प्यारे हैं यहां पर ये, और बोला गया कि मिनिमम पार्टिसिपेशन इंश्योर किया जाएगा, इसीलिए बोला गया कि मिनिमम 3 यहां पर मतलब 3 कैंडिडेट यहां पर रखे गए किसी पर्टिकुलर स्टेट से, ताकि हर एक स्टेट को यहां पर पार्टिसिपेशन देखने को मिले। तो बड़ा ही शानदार प्रोग्राम है यहां पर यंग साइंटिस्ट के लिए। आपके आसपास में अगर कोई बच्चा है ऐसा पढ़ने में मेधावी है, अच्छी परफॉर्मेंस है, तो आप लोग भी उसको बोल सकते हैं। आपके स्टेट से 3 बच्चे चूज होंगे, और अगर आपके आसपास में कोई बच्चा अगर ऐसा पढ़ने में और उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह देखने को मिलेगी कहीं ना कहीं, जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि उस बच्चे के कॉन्फिडेंस जो है वो नेक्स्ट लेवल का आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है एग्जाम में, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के बारे में आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे बोला गया कि ये 1 मंथ का एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम है जो कि इसरो ऑफर कर रहा है। 3 स्टूडेंट फ्रॉम ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और यहां पर सब कुछ कवर किया जाएगा सिस्टमेटिक वे में, चाहे सीबीएसई हो, चाहे आईसीएसई हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बताना है, ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, या नन ऑफ द अबव। ए बी सी या फिर डी सही आंसर क्या है ये आप लोग को बताना है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, वीडियो को पॉज कर आंसर आप लोग दे सकते हैं। आंसर यहां पर बी है, क्योंकि 2 वीक का प्रोग्राम है ना कि 1 मंथ का प्रोग्राम है, और यहां पर इसरो है। हो सकता है कि एग्जाम में आप लोग को डीआरडीओ लिखा हुआ भी मिले, तो ये बात आप लोग समझ सकते हैं। आई होप कि आप लोग ये मैंडमिस को लेकर क्लैरिटी आई होगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आप लोग का वो तो रह गया, कल का दिन कैसा रहा, आज के दिन को कैसे यूटिलाइज लेकर चलने वाले हो, तो आप लोग जरूर बताना। तो यहां पर इससे मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग चीजों को कैसे लेकर चल रहे हो, और आज के दिन को कितना मार्क्स आप लोग दोगे। और फीडबैक जरूर देना, लेक्चर अच्छा या बुरा जैसा भी लगे, उन्हीं कुछ दाग अच्छे होते हैं, तो अच्छा लगे तो अच्छा बताइए, बुरा लगे तो बुरा बताइए, लाइक या फिर डिसलाइक कर। इससे मेरा भी मनोबल बढ़ता है कि हाँ आप लोगों के लिए जो कंटेंट प्रस्तुत कर रहा हूं उसमें कोई क्वालिटी है और आप लोगों को पसंद आता है, तो दूसरों के साथ भी शेयर किया करो। 1 सेकंड लगती है फीडबैक देने में,
तो ये आप लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरीके से लेना है, और ये आप लोगों को बताएगा कितने डिसिप्लिन है आप लोग, कितनी मेमोरी है आप लोग की, कि आप लोग इसको याद भी रख पाते हो। बाकी ये 4 क्राइटेरिया है, अगर इनको इंप्लीमेंट करके चलोगे जिंदगी में इतना सुधार आएगा कि जिंदगी भर याद रखोगे कि हाँ यार ये उस टाइम पर ये चीजें इंप्लीमेंट की थी और आज तक फायदा देखने को मिल रहा है। तो ये आप लोग जरूर याद रखेगा। आई होप कि मेरी बात आप लोग के माइंड में क्लियर होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। डाउन टू अर्थ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है यार। जब भी कोई ऐसा आर्टिकल आता है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, किसी भी तरीके से अगर इन्वायरमेंट की स्टडी के बारे में, तो बहुत ही शानदार तरीके के आर्टिकल लिखे जाते हैं यहाँ पर। इनके द्वारा बोला जा रहा है कि अगर अभी भी हम लोग चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाए, जैसे कि अगर हम लोग टेम्परेचर जो है 1.8 डिग्री अगर इसके ऊपर हम लोग चले गए, इससे नीचे अगर हम लोग उसको लिमिट नहीं कर पाए, तो जो लॉस होगा आइस सीट, यानी कि जो भी ग्लेशियर वगैरह जो भी पिघलते हुए जा रहे हैं, जो भी आज के डेट में पानी बनता जा रहा है, वो इरिवर्सेबल होगा। इरिवर्सेबल का मतलब क्या है? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर एक इंसान ने अपना वेट जो है वो बेसिकली बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, और वेट जो है वो बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, वो कंट्रोल नहीं कर रहा है। एक टाइम पर जाकर उसका वेट ऐसा हो गया कि उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया उसके वेट की वजह से। इतना हैवी वेट उस इंसान का हो चुका है, वो बेसिकली बैठ गया चेयर के ऊपर, अब वो उठ भी नहीं पा रहा है, चल भी नहीं पा रहा है। तो उसके लिए ये वेट घटाना अब इरिवर्सेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चल ही नहीं पा रहा है। जब चल नहीं पाएगा तो इंसान एक्सरसाइज कैसे करेगा? अब ये ऐसा हो चुका है कि ये वेट ही इस इंसान को जो है वो लेकर डूबने वाला है। तो यानी कि किसी ऐसी सिचुएशन में यहां पर पहुंच जाना कि उसको रिकवर ना करे। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि आंखों से कई बार चश्मे भी हट जाते हैं अगर प्रॉपर एक्सरसाइज आप लोग करो, अगर टाइम पर सो और उठो डेली। जैसे आप लोग बैठ रहे हो लैपटॉप के सामने या कोई भी मोबाइल वगैरह यूज कर रहे हो, एक एक घंटे में अगर पानी के छपके आप लोग आंखों पे मारते रहो, पानी अगर आंखों ठंडा पानी आंखों को धुलते रहो, तो रिलैक्स आप लोगों को काफी ज्यादा उससे देखने को मिलेगा। इसी के साथ में कई सारी और चीजें होती हैं जिनको आप लोग इजिली रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर कहीं ना कहीं उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है कि अगर हम लोगों ने यहां पर नहीं रुके तो फिर इसको रिवर्स करना भूल जाओ, इतना ज्यादा चीजें जो हैं वो खराब होती यहां पर नजर आएगी। तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। अगर 2 डिग्री पर पहुंच गया तो फिर तो यार कहानी खराब हो जाएगी। तो ये एक रिपोर्ट आप लोगों को देखने को मिल रही है जीएस पेपर 2 के साथ में, आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द जो रिसेंट स्टडी यहां पर देखने को मिल रही है, नेचुरल जो कम्युनिकेशन यहां पर जो पब्लिश की गई नेचुरल कम्युनिकेशन के अंदर में, तो लिमिट करने की बात की जा रही है ग्लोबल टेम्परेचर। तो यूएन का जो मैंडेट है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का, वो तो 2 डिग्री है, पर लेकिन यहां पर ये बोल रहा है कि 2 डिग्री ज्यादा हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, आप लोग को 1.8 तक ही कंट्रोल कर लेना चाहिए अगर चीजों को आप लोग रिवर्स करना चाहते हैं। क्योंकि अगर यहां पर 1.8 पर हम लोग इसको नहीं कर पाए तो फिर इरिवर्सेबल हो जाएगा। और जितने भी यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ग्रीनलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, इसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि ऑलरेडी यहां से बर्फ जो है वो पिघलना स्टार्ट हो चुका है काफी लार्ज स्केल पर। आप लोगों ने देखा होगा खासकर हिमालयन रीजन में, अभी देखा ना लद्दाख के अंदर में कई सारे प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, वहां पर भी कई सारे मुद्दों को लेकर। तो आज की डेट में कहीं पर भी आप लोग चले जाओ, वहां से बर्फ के पिघलने की बातें आ रही है। यूरोप में जिसमें कहते हैं सर्दी में बेसिकली बिल्कुल कंडीशन खराब रहती है, वहां पर भी हाईएस्ट लेवल पर टेम्परेचर अभी रिसेंटली यहां पर देखने को मिला। तो आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं अगर ये ऐसे ही पिघलते रहे तो ये खतरनाक लेवल पे चीजें पहुंचेगी। अंटार्कटिका में भी यहां पर आप लोग कई सारे ऐसे ग्लेशियर देखने को मिलेंगे, जैसे थ्वेट्स ग्लेशियर के बारे में बात की जा रही है, जिसे डूम्स डे ग्लेशियर के नाम से भी बोलते थे, वो भी पिघलता हुआ जा रहा है, उसकी भी कहानी खराब हो रही है यहां पर। और बोला जा रहा है कि इसी पैटर्न में चलते रहे तो जल्दी ही ये चीजें जो है वो खत्म होती हुई नजर आएगी। और सी लेवल का टेम्परेचर जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ता हुआ यहां पर नजर आएगा। इसी पैटर्न में चलते रहे तो बोला यह जा रहा है कि सी लेवल का टेम्परेचर जो लेवल है बेसिकली वो 1.4 मीटर तक बढ़ जाएगा अगर यहां पर बेसिकली 2150 में हम लोग जब जाकर बैठेंगे। तो इसको किसी भी तरीके से रिवर्स करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। और सी लेवल बढ़ने का मतलब आप लोग समझ रहे हो, ये एक ऐसी साइकिल है यार। अगर आज की डेट में बिल्कुल ऐसी है, जैसे अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँ, थोड़ा सा उदाहरण, हालांकि अटपटा लगेगा आप लोगों को। जैसे अगर कोई इंसान जो है आज की डेट में उसको हिस्ट्री पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर हिस्ट्री पढ़ने में उसको मजा नहीं आ रहा है, उसको पॉलिटी पढ़ने में भी मजा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पॉलिटी का जो खासकर स्टार्टिंग वाला सेक्शन है कि कैसे कैसे संविधान बना है, वो पूरा हिस्ट्री से निकल कर आता है, तो उसको वो चीजें पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो इस तरीके से जो इंसान है, अगर कोई भी उसका आर्टिकल जो है हिस्ट्री और पॉलिटी से रिलेटेड अगर कोई आएगा, वो उनको स्किप करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से समझो कि ये सब्जेक्ट जो है वो उसके खराब होने स्टार्ट हो जाएंगे। वो सबको भी कहेगा कि ये सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही टफ है, तो ये कंडीशन बनने लगती है, तो ये साइकिल चलने लगती है। फिर उसका पढ़ाई से ही मन हटने लगेगा जहां जहां पर भी ये चीजें दिखने लगेंगी। तो इंसान जो है जब एक चीज पर मेहनत करने से रुक जाता है तो उसका इंपैक्ट दूसरी जगह भी देखने को मिलता है। ठीक है,
तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो यानी कि थोड़ा सा उदाहरण आप लोगों को देता हूं, जैसे कि आज की डेट में आप लोगों ने गाड़ी चलाई, गाड़ी में से जो है बेसिकली क्या निकला, गाड़ी में से धुआं निकला, गाड़ी में से आप लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड निकाला। अब वो इन्वायरमेंट में गया, उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा गर्मी बढ़ती हुई नजर आएगी। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती हुई नजर आएगी, कई बार क्या आप लोगों को चीज़ देखने को मिलती है, अगर आप लोग शहर में हैं और अगर आप लोग गांव में हैं तो दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस आप लोग खुद अपनी बॉडी से फील कर सकते हैं। कितना ज़्यादा तकड़ा डिफरेंस आप लोगों को नजर आएगा। जहां पर पेड़ होते हैं वहां पर इंसान को जाकर तसल्ली मिलती है, और अभी तो आगे आगे आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलेगी। तो यहां से समझ सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, CH4 मेथेन निकल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है वो सही है, एक बार को समझ में आ रही है, पर लेकिन जो मेथेन निकलती है वो इतनी खतरनाक है कि कार्बन डाइऑक्साइड की 80 गुना पावर इसके अंदर है। जितनी मेथेन निकल रही है, अगर उतनी जितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है उतनी मेथेन निकल जाए तो जमीन पर आग लग जाए। आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। तो अभी कंडीशन इतनी खतरनाक है कि जो ग्रीन हाउस गैस है, जैसे यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मेथेन हो गई, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, ये सारी की सारी जो है रिकॉर्ड हाई लेवल पर देखने को मिली 2021 के अंदर में। मेथेन का एमिशन जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिला यहाँ पर रिसेंटली अभी एज कंपेयर टू अर्लियर। तो इसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो अच्छे लेवल पर बढ़ रहा है, और सी का लेवल भी यहाँ पर जो पहले जिस लेवल पर बढ़ा करता था अब उससे ज्यादा लेवल पर बढ़ना स्टार्ट यहाँ पर हो गया है। हीट वेव के बारे में बात करें तो कई जगह हीट वेव आप लोग काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलती है। तो ये भी एक काफी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर निकल कर आ रही है, जिसके ऊपर काम करना जरूरी है। पाकिस्तान और इंडिया में 2022 में बहुत लार्ज स्केल पर हीट वेव अभी देखने को मिली। तो आगे ये हीट वेव का जो रवैया है वो ऐसे ही आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर इन पे कंट्रोल जो है वो नहीं किया गया। तो क्लाइमेट चेंज के बारे में जब मैं बात करता हूं ना, तो ग्रीन हाउस गैस का मिशन आप लोगों को निकलता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऑल्टरनेटिव चीजें ढूंढ रहे हैं। आज की डेट में आप लोगों ने कई बार देखा होगा, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, बैटरी के जो व्हीकल के बारे में बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं, सोलर और विंड एनर्जी के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं। तो ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर इनके ऊपर शिफ्ट नहीं होंगे तो दिक्कतें होने वाली है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो एक तरीके से एक साइक्लिक इंपैक्ट देखने को मिलेगा। हीट हो रही है, ओशन गर्म हो रहा है, उसकी वजह से जो पानी के नीचे जो बेसिकली जीव जंतु रह रहे हैं वो दिक्कतें पड़ जा रहे हैं। लाइफ बिलो वाटर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। आप लोग देख सकते हो कौन से नंबर का गोल है, बताओ आप लोग जरा। टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। अगर याद नहीं होते तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बाय वीर सर्च कर लेना, सारे के सारे गोल आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, कोई कंफ्यूजन आप लोगों के अंदर नहीं रहेगा। ठीक है, इसी के साथ में यहां पर एक्सट्रीम हीट देखने को मिलेगी, एक्सट्रीम वेदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, अनप्रेडिक्टेबल, इतनी ज्यादा गर्मी होगी, इतनी ज्यादा सर्दी होगी, मतलब कोई ताई नहीं है, तो एक तरीके से कोई सीमा ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन खराब होती है आप लोगों को नजर आएगी। सी लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा यार, नॉर्मल सी बात है। यहाँ पर जब सी लेवल बढ़ेगा तो हमारे ऊपर भी दिक्कत पड़ेगी। हमारा भी लगभग साढ़े सात हजार जो कोस्टल एरिया है, सोचो कोस्टल एरिया में रहने वाले लोगों का हाल क्या होगा। अंडमान निकोबार अगर बात करें, इसी के साथ में जो साइड में अगर आएंगे आप लोग अरेबियन सी के अंदर में, तो वहां पर लक्षद्वीप, हमारा बहुत बड़ा पोर्शन जो है समुद्र के अंदर में हमारे लोग रहते हैं। तो क्या कंडीशन होगी आप लोग यहाँ पर इसके बारे में आप लोग बता सकते हैं। हम लोग काम कर चुके हैं कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, स्टेप उठाएंगे, पर लेकिन इन रियलिटी ग्राउंड लेवल पर सोल्यूशन निकलते हुए अब तक भी नजर नहीं आ रहे हैं। दुनिया जो है सॉल्यूशन निकालने के पीछे लगी तो है, पर रियलिटी में सॉल्यूशन निकल नहीं रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हाँ लगे तो हैं पर लेकिन रियलिटी में रिजल्ट आ नहीं रहा है। तो उसी के पीछे यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करूंगा। पेरिस एग्रीमेंट हो गया, यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गए, ग्लासगो में बैठकर बातें करना कि हाँ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये सारी बातें हो गई। पर इन रियलिटी में जो फाइनल रिजल्ट की तरफ को नज़र डाली जाती है वो उतना एस्पेक्ट, उतना एक तरीके से अच्छा नज़र नहीं आता जितना एक्सपेक्ट जो यहाँ पर किया जाना चाहिए। हमारे देश का भी अगर बात करें तो हमारे पास में भी कई सारे प्लान हैं, जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं NAPCC के बारे में। तो ये क्या है, नेशनल जो एक्शन प्लान है ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये आप लोगों को यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, तो इसके बारे में अगर बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास में। सोलर मिशन हम लोग लेकर आ रखे हैं, ठीक है। सस्टेनेबल हैबिटेट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, नेशनल वाटर मिशन के बारे में बात कर रहे हैं, नेशनल मिशन ऑन गंगा है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसके तहत आप लोग समझ सकते हैं हम लोग बहुत अच्छे अच्छे स्टेप उठा रहे हैं। उसी के साथ में इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि इसी और एक बढ़ता हुआ नजरिया है। कहीं ना कहीं नेचर के साथ में मिलकर हम लोग अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यार तरीके हैं बहुत सारे काम करने के, पर इन रियलिटी तरीका वही अच्छा है जिससे रिजल्ट जो है वो ग्राउंड लेवल पर देखने को मिले। ठीक है, यानी कि एक तरीके से कि हाँ कह तो रहे हैं कि वेट कम करना है पर एक्सरसाइज करने के लिए तैयार नहीं है। तो कुछ ऐसे ही आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा जो हमारे जो इस तरीके की हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं सारे देश मिलजुल कर।
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया 2016 में यहाँ पर बेसिक एक स्टेटमेंट अगर आप लोग यहाँ पर पकड़ लेंगे तो खासकर कई सारे क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर लेते हैं। जैसे कि ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में बात की जा रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ पर ये मिशन है, तो कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है बताना है। बोला जा रहा है कि सॉरी हिचकी इतनी आती है ना कई बार मुझे बीच बीच में, इलाज है इसका कोई? एक दिन मैंने पहले बोला था कि हिचकी इतने थे, कहते सर बच्चे याद करते हैं बहुत ज़्यादा इसका इलाज बताओ यार कुछ मुझे हिचकी का, ठीक है? ये तो मुझे याद करना बंद करो, ठीक है? लेक्चर के बीच में आती है। बात करते हैं यहाँ पर कि इनकॉर्पोरेशन की बात की जा रही है कि इन्वायरमेंटल बेनिफिट एंड द कॉस्ट इनटू द यूनियन एंड स्टेट बजट, तो इम्प्लीमेंट किया जाएगा ग्रीन अकाउंटिंग। तो यहाँ पर ये एक बोला गया है कि बजट के अंदर में खासकर दोनों के इसको इंक्लूड करने हैं। लॉन्चिंग द सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन टू इनहेंस द एग्रीकल्चर आउटपुट सो दैट दे इंश्योर किया जा सके फूड सिक्योरिटी यहाँ पर टू वन ऑल इन द फ्यूचर, ठीक है? सबकी फूड सिक्योरिटी को यहाँ पर फिक्स किया जा सके। रीस्टोर करना, इनहेंस करना फॉरेस्ट कवर और एक तरीके से रेस्पॉन्ड करना टू द क्लाइमेट चेंज बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द एडेप्शन एंड मिटिगेशन। कौन सा आंसर आप लोगों को लगता है कि हाँ रियलिटी में आंसर होगा? 1 2 3 या फिर 1 2 3 सही क्या है? अगर देखा जाए पढ़ने में तो ये लग रहा है कि सारे के सारे सही है, ऐसे लगता है ना, पर आंसर है सी सही। क्यों? क्योंकि सेंटर और स्टेट के बजट में चीज़ों को फोर्स करना ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नॉर्मली अगर आप लोग देखो जो चीज़ें चल रही हैं इम्प्लीमेंट के ऊपर फोकस करना या फिर जनता के ऊपर टोटल एक तरीके से सोशल सिक्योरिटी की स्कीम प्रोवाइड कराना, उनके बारे में आप लोग देख लो। इन्वायरमेंट के इस तरीके से बेनिफिट को यहाँ पर फोर्स करना ये आप लोगों को नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है? इसी के साथ में सबके लिए यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड कराना ये भी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, ठीक है? अगर कॉमन सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए सके तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है और आंसर यहाँ पर सी हो गया। 2017 में एक यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के बारे में, तो बोला जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इसके बारे में, कि ये जो है यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव है, ये प्रोवाइड करता है टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट तो डेवलपिंग कंट्रीज, ताकि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर अपनी पॉलिसीज़ के और बजट के अंदर में लेकर आ सकें। इसी के साथ में वर्ल्ड जो रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट है WRI और यहाँ पर वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोऑर्डिनेट करती है, इसके साथ में यहाँ पर ये बातें बोली गई हैं। तो सही आंसर क्या है ये बताना है, 1 2 3 2 3 या फिर 1 2 3 आप लोग के हिसाब से आंसर क्या है बताइए। इसका जो सही आंसर है वो है यहाँ पर ए, यानी कि 1 और 2 तो सही है, पर लेकिन ये कहीं पर इसके अंदर में मेंशन नहीं है, ठीक है? तो सही आंसर यहाँ पर इसका ए होगा। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। ग्लोबल क्लाइमेट जो यहाँ पर जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो अलायंस यहाँ पर स्टैब्लिश की गई थी यूरोपियन यूनियन के द्वारा 2007 में, ताकि कोऑर्डिनेशन स्ट्रेंथन किया जा सके, सपोर्ट किया जा सके, जो खासकर लीस्ट डेवलप कंट्री हैं उनको यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करा जा सके, टेक्निकल भी और एक तरीके से फाइनेंशियल भी, ताकि वो अपने फील्ड में यहाँ पर कुछ काम कर सकें चीज़ों को सपोर्ट देने के लिए, ठीक है? तो ये इसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। और कई सारे इंस्टीट्यूशन मेंशन है यहाँ पर, जैसे कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो यहाँ पर प्रोग्राम हो गया, ये तो हैं पर लेकिन ये वाले इंस्टीट्यूशन यहाँ पर मेंशन नहीं है, ठीक है? तो ये एक स्टेटमेंट होगी यहाँ पर। 2017 में भी क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के बारे में कि ग्लोबल प्रॉब्लम है कैसे इंपैक्ट करती है, हिमालयन रीजन कोस्टल एरिया में कैसे इफेक्ट कर रही है। 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया कि यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 26 देखने को मिली थी उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है, और किस तरीके से यहाँ पर कमिटमेंट मेड किया गया इंडिया के द्वारा कॉन्फ्रेंस के अंदर में, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से बनते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो देख सकते हैं दोनों के दोनों क्वेश्चन एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। कोई भी डाउट हुआ करे तो पूछ लिया करो, और इसी के साथ में फीडबैक जरूर दिया करो, जैसा भी लगता है आप लोगों को अच्छा या बुरा फीडबैक देकर आप लोग बता दिया करो, ठीक है? ताकि उसको इंप्रूव किया जा सके। लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट केस है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, खासकर कहीं ना कहीं आप लोगों से कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, और क्वेश्चन बनना तो अपनी जगह, आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में वैसे भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ऐसा भी कुछ है देश के अंदर में। देखिए मान लीजिए अगर कोई एक इंडियन सिटीजन है, एक तो उसके अधिकार है, हमारा संविधान उसके अधिकार बताता है, एक है कि जो बाहर का भी अगर कोई पर्टिकुलर इंसान जो है वो हमारे देश में आकर रह रहा है तो उसके अधिकार क्या होने चाहिए। सोचो एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो हमारे देश में आया और हमारे देश में बेसिकली रहने वाला हमारे देश का ही है, कहीं बाहर जाकर रह रहा है, या फिर कोई हमारे देश में आता है और किसी बच्चे को जो है वो गोद लेके जाता है, और बच्चा है या फिर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी कोई भी ऐसा पर्सन है, तो उसका गार्जियन अगर वो बन जाता है तो कल को चलकर वो उसको अपने साथ में लेकर जाते हैं, तो यहाँ पर दिक्कत क्या होगी? दिक्कत यहाँ पर ये होगी कल को अगर उसके साथ में कुछ भी छेड़खानी कुछ गलत काम हो रहा है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ये काफ़ी बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आती है। तो इसी के चलते एक काफ़ी इंपॉर्टेंट केस निकल कर आया दिल्ली हाई कोर्ट का। तो जीएस पेपर 2 में जो पॉलिटी वाला सेक्शन है उसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं।
तो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पर बोला गया कि फॉरेनर जो है कैन नॉट क्लेम मतलब वेस्टेड राइट टू बी अपॉइंटेड एट द लीगल गार्जियन ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी, और क्लेम ये यहाँ पर एक तरीके से क्लेम प्रोटेक्शन गारंटी अंडर द प्रोटेक्ट यहाँ पर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि फंडामेंटल राइट के बारे में बात करता है। मतलब क्या है, मतलब मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाता हूँ थोड़ा सा अच्छे से, ताकि आप लोग चीज़ों को यहाँ पर समझ सके। आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलते हैं कि कई तरीके से पर्सन विद डिसेबिलिटी जो सेक्शन है हमारे देश में, क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। और ऐसा नहीं कि छोटा बड़ा है, काफ़ी बड़ा सेक्शन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी है। कई सारे स्पोर्ट्स भी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए हमारे देश में चलाए जाते हैं, जो आप लोगों ने यहाँ पर देखे होंगे। तो यहाँ पर अगर मेजर पॉइंट आता है निकल कर कि अगर गार्जियन के बारे में बात करें तो किस पर्टिकुलर पर्सन को जो है वो गार्जियन होना चाहिए, तो नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ द पर्सन विद ऑटिज्म। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें जैसे मेंटल रिटार्डेशन एंड द मल्टीपल डिसेबिलिटी रूल 2001 जो है वो अलाउ करता है ओनली इंडियन सिटीजन को कि वो गार्जियन होने चाहिए, वो बाहर के सिटीजन को गार्जियन बनाने के लिए अलाउ नहीं करता है। तो इस पर्टिकुलर केस को लेकर पहुंचा गया कि आखिर इंडियन सिटीजन ही क्यों, बाहर का सिटीजन क्यों नहीं, उसमें बाहर का सिटीजन भी कोई हो तो उसको भी अलाउ करना चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली हाई कोर्ट के द्वारा इस चीज को इस तरीके से लिया गया कि कल को चलकर अगर कोई भी इशू होता है तो हमारे देश के अंदर में तो हमारा कानून लगेगा, अब बाहर अगर कोई जाता है लेकर तो वहां पर फिर उसके कानून लगेंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कोई ऐसा पर्टिकुलर इंसान है जो कि एक तरीके से डिसेबल पर्सन की कैटेगरी में आता है, तो फिर उसके साथ में ये जाति हो सकती है कि उसके साथ में अगर कोई गलत होता है तो फिर किस तरीके से उसको ट्रीटमेंट वहां पर मिलेगा। तो इंडियन सिटीजन ही यहाँ पर गार्जियन बनेगा, ये बातें यहाँ पर बोली गई है, और बाहर का जो इंसान है वो यहाँ पर गार्जियन नहीं बनेगा। तो इसके चलते यहाँ पर ये रिसेंटली अभी न्यूज में आ गया है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। वैसे कुछ इंपॉर्टेंट अगर आप लोगों को पता हो, हमारे संविधान के अंदर में जो पार्ट 3 है उसमें फंडामेंटल राइट आप लोगों के लिए रखे हुए हैं। ये फंडामेंटल जो राइट है इसमें आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो आप लोगों के लिए अधिकार है ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये इंसान के वो अधिकार हैं जिनका अगर आप लोग कहीं भी हनन होता हुआ देखते हैं तो डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। पर इसमें से कुछ ऐसे हैं जो कि ओनली सिटीजन के लिए हैं, और इसमें से कुछ ऐसे हैं जो कि सिटीजन और फॉरेनर सबके लिए हैं। तो यहाँ पर जैसे आप लोग बात करेंगे 15-16, पता चला हमारे देश में जॉब पाने का अधिकार है, तो हमारे देश के लोगों को तो जॉब मिल नहीं रही ढंग से, बाहर वालों को भी जॉब देने लगे तो वो अपना फंडामेंटल राइट बोलेंगे हो चुका फिर तो यहाँ तक काम ठीक है। तो यानी कि जरूरी है कि अपने ही देश के सिटीजन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए। रिलीजन के बारे में अगर बात करते हैं तो भाई साहब ठीक है यार, तुम्हारा रिलीजन है तुम फॉलो कर लो, हमारे देश में आगे कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारे रिलीजन के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क लगा ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हम तो सेक्युलर देश हैं। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। इवन राइट टू एजुकेशन के अधिकार भी यहाँ पर प्रोवाइड करा रखे हैं, कोई पढ़ना चाहता है तो उसको प्रोवाइड कराया जा सकता है। पर माइनॉरिटी वाले जो अधिकार हैं आर्टिकल 19 और आर्टिकल 30 में, वो हमारे सिटीजन के लिए ही आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो कुछ ऐसे अधिकार हमारे देश में जो है वो बेसिकली डिवाइड कर रखे हैं। तो इसलिए कई बार क्वेश्चन भी बन जाता है कि कौन सा अधिकार जो है वो ओनली सिटीजन के लिए है, कौन सा अधिकार जो है वो फॉरेनर के लिए है। तो 15, 16, 19, 29 और 30 इनके बारे में एटलीस्ट आप लोगों को याद रखना है। 15 जो आर्टिकल है यहाँ पर ये बात करता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। पर हाँ, अगर कोई हमारे देश का नहीं है तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन होगा, हमारे देश का नहीं है। हमारे देश का सिटीजन होने का फायदा है ये आर्टिकल, आप लोग ऐसा बोल सकते हो। मैंने कहते हैं कि देश का सिटीजन होने का क्या फायदा है, तो ये आर्टिकल है फायदा आप लोगों के लिए अगर आप लोग देश के सिटीजन है। आर्टिकल जो 16 है यहाँ पर बेसिकली वो आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी देता है, तो यहीं से ही मिलती है, ये बाहर के इंसान को नहीं मिलेगी। इवन जो आर्टिकल 19 है काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे देश के अंदर में, कहीं पर भी रह सकते हो, कहीं पर भी घूम सकते हो, फ्रीली आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। ये सारी की सारी जो चीजें आप लोगों को मिली हुई है आर्टिकल 19 के अंदर में, ये अपने सिटीजन को मिली हुई है। कोई बाहर का इंसान आकर बोले कि भाई साहब हमको भी ये अधिकार दे दो, तो यार उसको थोड़ा हम लोग अधिकार दे देंगे। वो सारे अधिकारों बोलेगा मैं कहीं भी जाकर रहूंगा, तुम जाके कहीं जाके रहो और बम ब्लास्ट कर दो, वहां पर हम कहाँ ढूंढते फिरेंगे। तो इसलिए ये कहीं पर भी जाकर कुछ भी कर लो, तो अपने देश के अंदर तो आप लोगों को अधिकार रहता है। उन्हें कहते हैं कि घर का ही इंसान जो है वो बर्बाद कर सकता है, बाहर के को इतने अधिकार नहीं होते हैं, उसको पता है ना कहाँ कहाँ पर बम लगाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रहना, प्रोफेशन करना, तो आर्टिकल 19 में जितने भी ये सारी चीजें हैं ये यहीं पर आप लोगों को सिटीजन को ही देखने को मिलेगी। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 इसको तो बताइए कि माइनॉरिटी के जो अधिकार होते हैं देश के अंदर में कितनी माइनॉरिटी है, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, बताइए जरा।
और कौन सी लेटेस्ट वाली माइनॉरिटी है जिसको अभी रिसेंटली ऐड किया गया है। तो ये जो अधिकार है हमारे जो मिले हुए हैं, इन अधिकारों के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि हमारे सिटीजन के लिए है, तो इसलिए यहाँ पर जो गार्जियनशिप का जो अधिकार है जो सिटीजन के लिए है, तो उसमें यहाँ पर फंडामेंटल राइट जो उनके लिए काउंट होगा। ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार रहते हैं। तो अब आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वैसे चाहो तो पॉलिटिकल लेक्चर भी आप लोग रिवाइज कर लेना, और फिर से बोलूंगा जो भी लेक्चर आप लोग कंप्लीट कर लिया करो, ठीक है, जैसे पॉलिटिका कंप्लीट कर रहे हो या फिर ये, उसके नीचे या तो डन लिख दिया करो, ठीक है, या फिर अपना जो नया शब्द है, जो नया प्यारा सा वर्ड है, जय हिंद, ठीक है, ताकि मुझे पता चलता रहे कि हाँ आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो ये बेसिक है, कम से कम एटलीस्ट इतना आप लोग जरूर करिएगा। मुझे एक आइडिया लगता रहता है कि हाँ आप लोग जो है उसको देख रहे हैं, मतलब एक मुझे थोड़ा सा अंदाजा लगता रहता है फिर चीज़ों का। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, देखता हूँ कौन कौन सही आंसर देता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये तो आप लोगों को पता ही होगा, अभी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया कैसा राइट है। ये लीगल राइट है ओनली फॉर सिटीजन के लिए, ये लीगल राइट अवेलेबल है टू एनी सिटीजन। पहले तो आप लोग ये देखिए कि राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट है अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, या फिर यहाँ पर नाइदर फंडामेंटल राइट और नो लीगल राइट, ये कैसा राइट है। आप लोग इसको कैसे सोच सकते हो, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी की बात की जा रही है, हमारे देश में कई सारी बाहर की कंपनी है, वो यहाँ पर आकर जमीन खरीद रही हैं, अपने चीजें बना रही हैं, तो क्या हमारे ही देश के लिए लोगों के लिए है यहाँ पर ये? इसका मतलब ऐसा तो नहीं, अगर हमारे देश के लिए लोगों के लिए होता तो बाहर के लोग जो हैं वो यहाँ पर आकर अपनी चीजें कर ही नहीं पाते किसी भी तरीके से। तो एक तरीके से कानूनन वो हमारे देश में आकर जमीन खरीद पा रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी बना पा रहे हैं, तो लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। तो यहाँ पर आप लोग इसको समझ सकते हैं। पहले राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो फंडामेंटल राइट था, पर वहां से हटा दिया तो बहुत सारे इशू दिक्कतें निकल कर आ रही थी, तो यहाँ पर पहुंचा दिया। तो ऐसे आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग बन जाएगा। बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट है अवेलेबल टू बोथ, यहाँ पर इंडियन सिटीजन और फॉरेनर। तो सही आंसर क्या है? 14, 19, 20 या 25? सही आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से? अभी मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों को मैच करना है 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4 या फिर ऑल ऑफ द अबोव। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है। सही आंसर क्या है यहाँ पर? सी। क्यों? क्योंकि ये मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा सी। एक सेकेंड, बहुत अच्छा, दोनों के लिए है यहाँ पर। ठीक है, तो दोनों के लिए अगर यहाँ पर बोला जाए तो यहाँ पर 19 वाला नहीं है। ठीक है, तो अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया, तो क्या हो गया, यहाँ पर 19 वाला नहीं है, बाकी 14 भी है, 20 भी है और यहाँ पर 25 भी है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? आंसर आप लोगों के सी हो गया। तो कंफ्यूजन कोई नहीं होना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखता हूं कौन आंसर देता है। फंडामेंटल राइट जो है, अगर देखो हमारे संविधान के पार्ट में आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो एक तरीके से जो अदर देन जो फंडामेंटल राइट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट करता है प्रिंसिपल एंड प्रोविजन ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यानी कि ह्यूमन राइट यानी कि इंसानों के अधिकारों के बारे में कौन कौन यहां पर बातें करता है? तो प्रियम्बल बातें करता है क्या? फंडामेंटल जो ड्यूटी बातें करती है क्या? या फिर डीपीएसपी बातें करता है क्या? तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 2 2 1 3 या फिर 1 2 3? सही आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से? तो यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, ये बात की जा रही है ह्यूमन राइट के अंदर बारे में। प्रियम्बल अगर आप लोग पढ़ोगे, वहां पर बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। हमारे देश का जब प्रियम्बल आप लोग पढ़ोगे, पढ़ना जाकर, ठीक है, आज उसमें सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, तो अधिकारों के बारे में तो बात की जा रही है। ठीक है, डीपीएससी में तो दुनिया भर के आर्टिकल मिल जाएंगे, आर्टिकल 18, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A, 41, 43, और इसी के साथ में फंडामेंटल ड्यूटी आप लोगों को बहुत सारी मिल जाएंगी ऐसी देखने को। 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए पेरेंट की ड्यूटी बनाई गई है कि उनको आप लोग एजुकेशन दो। तो कौन सा आंसर? आंसर यहाँ पर डी हो गया। तो ये क्वेश्चन है जिनके आंसर आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं ऑलरेडी। तो इस तरीके से टॉपिक तैयार करना है। अब टॉपिक क्या था, सारी बातें आप लोगों को बता दी, बाकी आप लोग बताइए कि इनको अधिकार मिलना चाहिए फॉरेनर को या फिर नहीं। आप लोग ही क्या रहे, बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। वैसे सिटीजनशिप का भी एक अच्छा चैप्टर है तैयार करने के लिए, पार्ट 2 में सिटीजनशिप आप लोगों को देखने को मिलती है, तो उसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर सकते हैं। जो कि आर्टिकल कितने से कितने तक है ये आप लोगों को बताना है। जाकर सिटीजनशिप बाय वीर सर्च कर लेना, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि ये आर्टिकल बिल्कुल शानदार है, ऐसा कुछ कई बार मेरे मुंह से सुना होगा। ये उसी कैटेगरी में आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, पीआईबी के द्वारा कवर किया गया। और बात करेंगे स्टील के बारे में, खासकर ग्रीन स्टील की बात यहाँ पर की जा रही है। तो बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर आर्टिकल को। ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है जीएस पेपर 2 के साथ में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसके साथ में। ये पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में अगर मैं बात करूं तो बात की जा रही है स्टील के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या आप लोगों की लाइफ में कोई स्टील का इस्तेमाल है,
तो वीडियो को पॉज कर कर बताओ, देखता हूँ कौन बताता है। मम्मियाँ याद आ जाएंगी आप लोगों को, क्यों? क्योंकि स्टील के बर्तन जरा से गिरे कहीं पर, मम्मी चिल्लाई फोड़ दे सारे बर्तन है। तो वही वाली बात है यहाँ पर। तो स्टील के बारे में बात करूंगा, बहुत ही शानदार आर्टिकल रहने वाला है। ग्रीन स्टील क्या होती है, कोर सेक्टर के साथ में क्या कनेक्ट है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से, किस कंट्री में कितनी स्टील है, क्या क्या, और बहुत बेसिक और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हमारे देश में कहाँ कहाँ पर इससे रिलेटेड रिसोर्सेज पाए जाते हैं। मतलब मजा आने वाला आर्टिकल को आप लोगों का सुन के, इतनी सारी चीजें बताऊंगा कि आप लोगों के चक्षु खुल जाने हैं। अभी क्यों न्यूज में? क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है उसके द्वारा बात की जा रही है कि रिड्यूस करेंगे हम लोग कार्बन एमिशन, और स्टील इंडस्ट्री के ऊपर जो भी यहाँ पर कार्बन एमिशन का जो एक बोझ रहता था उसको रिड्यूस कर कर ये ग्रीन स्टील बनाएंगे। ग्रीन स्टील मतलब हरे कलर की स्टील देखने को मिलेगी आप लोगों को, ऐसा कुछ नहीं है। स्टील बनाने का जो प्रोसीजर है उसको ये चेंज करने जा रहे हैं ताकि इन्वायरमेंट पर उसका कम नुकसान पड़े। तो ये है इसका बेसिक पर्पज, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर बात की जाए तो पूरा प्रोसीजर मैं आप लोगों को डिस्कस करता हुआ चलूंगा ताकि आप लोगों के माइंड में बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी रहे, बहुत ही आसान शब्दों में। नॉर्मली अगर आप लोगों को स्टील बनानी है तो बहुत ही भयानक प्रोसीजर से होकर गुजरना पड़ता है। आप लोगों को यहाँ पर इस पिक्चर में नजर आ रहा होगा कि कितना खतरनाक जो है दृश्य देखने को मिलता है। बहुत ही ह्यूज हाई टेम्परेचर रहता है और यहाँ पर मैक्सिमम फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कोयला वगैरह हो गया। तो जब ग्रीन स्टील के बारे में हम लोग बात करेंगे तो ये जो प्रोसीजर होता है, जो इस तरीके से स्टील बनाई जाती है, इसके अंदर में लो कार्बन एनर्जी का इस्तेमाल करना हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अगर आज की डेट में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कोयले का, तो कोशिश करेंगे कि क्यों ना हम लोग इस्तेमाल कर लें यहाँ पर हाइड्रोजन का, या फिर कोयले में भी कोयले के गैसिफिकेशन का, या फिर कोई ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो कि ग्रीन सोर्सेज से लाई गई हो, जैसे कि सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, या फिर विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ग्रीन हाउस गैस को जो एमिशन होता है, यानी कि जो भी ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है उसको कट करने के लिए जो भी संसाधन हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, वो क्या करेंगे, वो एक ग्रीन स्टील की ओर बढ़ते हुए हमारे कदम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और ये बताया जा रहा है कि अगर ग्रीन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर कर हम लोग जो स्टील बनाते हैं उस स्टील की जो क्वालिटी है वो भी इंप्रूव होती है। तो ये काफी बड़ी बात है। यानी कि जो स्टील हम लोग बना रहे हैं फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर कर, उसकी क्वालिटी वो देखने को नहीं मिलेगी। स्टील की क्वालिटी जो आप लोगों को ग्रीन जो एक तरीके से ईंधन यूज करके निकल कर आने वाली है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा और आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरीके की स्टील आप लोगों को देखने को मिलती है। स्टील कुछ ऐसी आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आती है जब ये पर्टिकुलर प्रोसीजर के थ्रू निकलती है। पर ये कौन कौन से प्रोसीजर हैं अगर हम लोग इस्तेमाल करें तो हम लोग बोलेंगे ग्रीन हमारे पास में स्टील आ गई है। आप लोग यहाँ पर ये पिक्चर देखिए, इसको बोलते हैं ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, जब आप लोग कोई भी नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं स्टील को बनाने के लिए, और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा खासकर जब ऑक्सीजन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये एक तरीके की आप लोगों की ग्रे हाइड्रोजन निकल कर आएगी। क्यों, क्या है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आप लोगों के पास में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। यानी कि जब नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया आप लोगों ने यहाँ पर बेसिकली हाइड्रोजन बनाने के लिए, तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड निकली, इसको आप लोग ग्रे हाइड्रोजन बोलते हैं। जब हाइड्रोजन बनाने में ही कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, अब इस ईंधन को, इस हाइड्रोजन को हम लोग इस्तेमाल करेंगे स्टील बनाने में, तो ये एक ग्रीन हाइड्रोजन नहीं कहलाएगी एक तरीके से, और ना ही ये ग्रीन स्टील कहलाएगी। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल चुकी है। अब बात करते हैं ब्लू हाइड्रोजन के बारे में। ब्लू हाइड्रोजन में भी नेचुरल गैस ही यूज करते हैं हम लोग, पर लेकिन इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अंडरग्राउंड स्टोर कर लेते हैं, यानी कि पकड़ के इसको जेल में डाल देते हैं, और जो यहाँ पर हाइड्रोजन निकलती है तो इस वाली से बेटर है। क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों ने पकड़ी है इसको बेसिकली एक पर्टिकुलर सिस्टम में कैप्चर किया है, अब ये इन्वायरमेंट में नहीं गई है। तो ये हालांकि ग्रीन हाइड्रोजन नहीं है, पर लेकिन इससे तो ज्यादा बेटर ही है, जिसने इन्वायरमेंट में ये यहाँ पर निकाल कर रख दी थी सारी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे जो हम लोग स्टील बनाएंगे इस हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर कर, अब ये वाली जो क्वालिटी है स्टील की ये और इंप्रूव आप लोगों को यहाँ पर होती नजर आएगी, और प्रोसीजर भी आप लोगों को सिस्टमेटिक वे में थोड़ा सा अच्छा होता हुआ नजर आएगा, जो कि इन्वायरमेंट पर कम नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। पर लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो फिर भी निकल रही है यहाँ पर, ये तो है नहीं कि हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड को बिल्कुल खत्म कर दिया। तो ये भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगाता है, ये ज्यादा क्वेश्चन मार्क लगाता है कि हाँ यार इसको आगे इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को पता है 2070 तक का हमारा टारगेट क्या है कि कार्बन एमिशन जो भी ये निकल रहा है इसको जीरो करना है।
तो ये पूरा फोकस आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब ये यहाँ पे इकट्ठा हो गया, अगर इस्तेमाल किया तो किया, वरना ये भी इन्वायरमेंट में जाएगा फिर बाद में। तो क्यों ना ऐसा कोई तरीका खोजें कि यहाँ पर कार्बन निकले ही ना। जी हाँ, ऐसा भी कोई तरीका है, तो उसी के ऊपर फोकस देने की यहाँ पर बात की जा रही है। निकले भी तो इतना कम निकले कि ना के बराबर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर बात की जा रही है, ये है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन में अब आते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग कोई भी ऐसी चीज इस्तेमाल करेंगे ही नहीं जिसमें से कार्बन निकले। जैसे ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर ली, वो क्या है, हम लोगों ने सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, हम लोगों ने पानी का इस्तेमाल कर लिया। अब यहां पर जो निकल कर आएगी मार्केट में वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, वो ऑक्सीजन निकल कर आएगी। यानी कि जब यहां पर हाइड्रोजन बनेगा तो ऑक्सीजन निकल कर आएगी। इसका मतलब क्या हो गया, मान लीजिए आप लोगों के पास में पानी है, अब पानी में से आप लोगों को हाइड्रोजन बनानी है, तो हाइड्रोजन तो यहां पर आ गई और ऑक्सीजन यहां पर बाहर निकल गई, तो इसमें कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकली। अब ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग स्टील को बनाने के लिए। अब जो इस हाइड्रोजन से स्टील बनाई जाएगी, अब ये स्टील जो है आप लोग की ये ग्रीन स्टील कहलाएगी, और इस स्टील की क्वालिटी जो है वो उम्दा लेवल की आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि आम के आम और गुठलियों के दाम। तो ये सिस्टम आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, अभी हमारे देश के अंदर में नेशनल हाइड्रोजन जो मिशन है उसको लॉन्च किया गया। तो इसका बेसिक पर्पज क्या है, ऐसा नहीं कि हम लोग स्टील बनाने के लिए उस मिशन को लॉन्च कर रहे हैं भाई साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अकेला स्टील में नहीं, वो बहुत ही शानदार तरीके से हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, यानी कि आप लोगों को उससे गाड़ियां चलती हुई आने वाले टाइम में नजर आने वाली है, इन्वायरमेंट को बहुत कम यहां पर नुकसान पहुंचाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है वो बिल्कुल जीरो कर दिया इसने, तो बिल्कुल भी ये एक तरीके से इन्वायरमेंट पर नेगेटिव इंपैक्ट यहां पर नहीं पहुंचाने वाली है। और इसी के साथ में पानी की जो क्वांटिटी है वो तो इतनी अवेलेबल है, अगर आप लोग समुद्र के पास में जाएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा पूरा समुद्र जो है वो पानी से भरा हुआ है। तो वहां से आप लोग अगर पानी को निकालकर उसको आप लोगों को सही तरीके से प्योर कर इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं तो बहुत ही फायदा देखने को मिलेगा। पर लेकिन मुद्दा यहां पर यह है, इसमें भी आप लोग कुछ ना कुछ, उन्हें कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ दिक्कत देखने को मिलेगी। जैसे कि ये ग्रीन हाइड्रोजन आप लोग वहीं पर ही बना सकते हैं जिन एरिया में आप लोगों के पास में रिन्यूएबल एनर्जी है और जिन एरिया में आप लोगों के पास में वाटर यानी कि पानी है। अब मान लीजिए आप लोग को अगर बात करूं राजस्थान के अंदर, आज के डेट में अगर आप लोग जाते हैं तो राजस्थान के अंदर में दुनिया भर की आप लोगों को मिल जाएगी सोलर एनर्जी, आप लोग जाकर अच्छे से प्लांट लगा सकते हैं। पर लेकिन राजस्थान में पानी तो मिलेगा नहीं कि आप लोग उससे हाइड्रोजन बना लोगे। तो एक ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है, जहां पर सोलर एनर्जी या फिर बोलूं तो मोटे मोटे तौर पर रिन्यूएबल एनर्जी है, वहां पर पानी नहीं है। ठीक है, उन्हीं आप लोगों ने डायलॉग सुनागा कि जब हरी थे तब मैं नहाई, अब हरी है हम नहाई, कुछ ऐसा करके कुछ एक दोहा है जो मुझे एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब उसमें ये कहता है कि जब एक तरीके से मेरे पास में गुरु थे तो तब तो मेरा इच्छा नहीं करी पढ़ने की, अब इच्छा कर रही है तो पढ़ने की, तो मेरे पास में गुरु नहीं है। तो वाली चीज़ें देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं दोनों में बैलेंस बनाना जरूरी है। उन्हें कहते हैं कि टाइम निकल गया, उस टाइम पर एक तरीके से फिर हम लोग बैठे हुए रो रहे हैं कि काश आज टाइम होता। तो ये जिंदगी जो है कुछ ऐसे ही पैटर्न में आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक टाइम पे इंसान कहता है कि यार मेरे पास में अटेम्प्ट नहीं है, और एक टाइम पे इंसान कहता है कि मेरे पास में टाइम नहीं है। तो अब आप लोग देख लो, जब अटेम्प्ट निकल जाएंगे फिर टाइम ही टाइम रहेगा, पर लेकिन उस टाइम का कोई यूटिलाइजेशन नहीं रहेगा। पर लेकिन आज की डेट में अटेम्प्ट है तो आप लोग सोच रहे हो कि ढंग से पढ़ने के बारे में, पर लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हो। तो सोचो कि किस तरीके से पैटर्न को लेकर चलना है। तो दोनों में एक बैलेंस बनाकर चलना काफी ज्यादा जरूरी है, वरना ग्रीन हाइड्रोजन नहीं बनेगी। ठीक है, कोई और ही हाइड्रोजन बनती ही आप लोगों को नजर आएगी। अब कुछ बातें मैं आप लोगों को अपने देश के बारे में बताता हूं जो इंटरेस्टिंग है। दुनिया में अगर पूछे कि हमारा देश जो है वो स्टील प्रोडक्शन में कौन से नंबर पर आता है, तो याद रखना दूसरे नंबर पर हम लोग आते हैं। यानी कि पहले नंबर पर कोई और है, जी हाँ, पहले नंबर पर है हमारा बहुत ही घनिष्ठ मित्र जिगरी दोस्त चाइना। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब यहां पर यह सोचो, दुनिया में दूसरे नंबर पर हम लोग स्टील बना रहे हैं, तो कितना बड़ा एरिया होगा हमारे देश के अंदर में स्टील प्रोडक्शन का, और कितनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम लोग रिलीज करते होंगे। अगर ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम लोग करने लगे तो कितना ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। जो कोयले वगैरह का इस्तेमाल हम लोग इसके अंदर करते हैं वो भी कई बार बाहर से लेकर आना पड़ता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, तो वो भी बचेगा। तो यानी कि हमारा इंपोर्ट भी यहां पर कम हो जाएगा। तो यानी कि जो हमारी करेंसी बाहर जाती थी वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। अपने ही देश में ग्रीन हाइड्रोजन हम लोग बनाएंगे तो हमारे ही देश में इंप्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। ये बहुत बड़ा फायदा आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, और इन्वायरमेंट को नुकसान भी नहीं होगा। यानी कि आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात हो जाएगी वैसा पूरा। तो वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट हम लोग यहाँ पर क्रूड स्टील बनाते हैं।
पर लेकिन अब यहाँ पर आने वाले टाइम में हम लोग एक ग्रीन स्टील बनाते हुए नजर आएंगे, तो इसको हम लोग को सुधारना है। फिलहाल के टाइम पर अगर बात करें तो मोटे मोटे तौर पर 120 मिलियन के करीब 120 मिलियन टन के करीब हम लोग जो है अपने देश के अंदर में क्रूड स्टील बना रहे थे 2022 के अंदर में। इसमें अगर आप लोगों को मोटे मोटे तौर पर कुछ बेसिक चीजें बताऊं कि हम लोग बना तो रहे हैं, पर लेकिन रिजर्व कहां कहां पर है हमारे देश के अंदर में, अगर आप लोग देखोगे तो रिजर्व कहां कहां पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो यहां पर आप लोगों को नजर आएगा उड़ीसा, इसी के साथ में झारखंड, इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो आप लोगों के सामने आ गया छत्तीसगढ़, यानी कि इसी के साथ में आंध्र प्रदेश आप लोग लगा लीजिए। तो ये पूरी बेल्ट है हमारे देश के अंदर में जहां पर बहुत लार्ज स्केल पर चीजें जो है रो मटेरियल यानी कि रिजर्व देखने को मिलता है। पर लेकिन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कहां कहां पर किया जाता है, तो एक तो आप लोगों को छत्तीसगढ़ के अंदर में देखने को मिलेगा, जो कि रीजन पर्टिकुलर रीजन है यहाँ पर एक तरीके से बलिया वाला रीजन, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर वाला रीजन, वेस्ट बंगाल में आप लोगों को यहाँ पर बर्नपुर वाला रीजन देखने को मिलेगा, झारखंड के अंदर में यहाँ पर जमशेदपुर वाला रीजन आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आएगा, उड़ीसा के अंदर में राउरकेला वाला रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा, और बोकारो झारखंड के अंदर देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा कच्चा जो एक रॉ मटेरियल पाया जाता है, और यहीं पर ही जहां पर रॉ मटेरियल होगा वहीं पर ही आप लोगों के लिए जो है स्टील प्रोड्यूस होगी। इसको ऐसे समझ सकते हैं थोड़ी सी और नॉर्मल भाषा में, मान लीजिए आप लोगों के एरिया में बहुत ज्यादा गन्ना प्रोड्यूस होता है, आप लोग यहाँ पर महाराष्ट्र से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, गुजरात से आते हैं, या फिर आप लोग पर्टिकुलर किसी एरिया से आते हैं जहां पर गन्ना प्रोड्यूस होता है। अब जिस एरिया में गन्ना प्रोड्यूस होता है, अब उस एरिया में ही आप लोगों को गुड़ जो है वहां पर आप लोगों को बेसिकली बनता हुआ नजर आएगा। चीनी के मिल उसी एरिया में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यानी कि जहां पर रॉ मटेरियल होगा वहीं पर ही आप लोगों को लिए ये पर्टिकुलर चीजें आप लोगों को नजर आएंगी। तो इंडिया जो है, इंडिया दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, पर लेकिन हमारे देश में खपत इतनी ज्यादा है, हर घर में स्टील के बर्तन आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। क्या वो खपत है? वो तो एक अलग चीज हो गई यार। बाकी के दुनिया भर के जो और इस्तेमाल आप लोगों को आज के डेट में देखने को मिलेंगे, बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन बनाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें, तो वहां पर बहुत ही लार्जेस्ट स्केल पर यहाँ पर इसका खपत होता है। तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है स्टील का, ये आप लोग देख सकते हैं। यानी कि जैसे मैंने बताया अभी यहाँ पर 120 के करीब जो मिलियन टन हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसमें से लगभग 106 या 105 के करीब मिलियन टन तो हम लोग अपने आप ही कंज्यूम कर जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। और चाइना लार्जेस्ट स्टील कंज्यूमर है, ये भी बात है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के द्वारा। तो चाइना भी सेम पैटर्न में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जितना प्रोड्यूस कर रहा है उतना ही ज्यादा कंज्यूम भी कर रहा है। तो जो कंट्री सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है वही कंट्री सबसे ज्यादा कंज्यूम भी यहां पर कर रही है। तो टॉप में 1 पे चाइना और सेकंड पर आप लोगों को यहां पर इंडिया देखने को मिलेगा, यानी कि हमारी प्यारी कंट्री। तो ये कम से कम बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों के माइंड में आप लोगों को क्लियर रखनी है, ठीक है। तो यानी कि इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब कुछ और बेसिक चीजें आप लोगों को बता देता हूं ताकि अच्छे से आप लोग कनेक्ट कर सकें। चाइना पहले नंबर पर हो गया, इंडिया दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर जापान है। जी हां, तीसरे नंबर पर आप लोगों को जापान देखने को मिलेगा, चौथे नंबर पर यूएसए और पांचवें नंबर पर रसिया। एटलीस्ट टॉप 5 कंट्री जो है आप लोग यहां पर नाम याद रख सकते हैं, जिसके नाम आप लोगों से इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए भी यहां पर आ सकते हैं। तो ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। फिलहाल के टाइम पर स्टील का जो प्रोडक्शन है कई सारी कंट्री में, अभी चाइना में रिसेंटली इतना हो गया था कि चाइना ने दूसरे देश में जाकर उसको डंप करना स्टार्ट कर दिया। डंप का मतलब क्या होता है? डंप का मतलब ये होता है कि सामान को जाकर बस फेंक देना सामने वाले के ऊपर कि भाई साहब ले या तो इस्तेमाल कर ले या फिर कहीं और फेंक दे। तो डंपिंग पॉलिसी चाइना अपनाता है कई बार कि जितना ज्यादा खर्चा उसको बनाने में स्टील को आ रहा है, मान लीजिए उसने जो स्टील बनाई है वो एक स्टील जो है 100 रुपए की बनाई है, पर लेकिन ले जाकर सामने वाले को बेच दी उसने 80 रुपए की, यानी कि उसका बनाने का खर्चा भी नहीं निकला। इसको कहते हैं डंपिंग करना। इसका क्या फायदा होता है? क्या कंट्री को नुकसान नहीं होगा चाइना को अगर ऐसी हरकतें करेगा? नुकसान होगा शॉर्ट टर्म पे, पर लॉन्ग टर्म पे फायदा होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ऐसे देश में जहां पर स्टील बनाई नहीं जाती है वहां पर इसने जाकर डंप करना स्टार्ट कर दी, तो वहां तो इसके ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। और ऐसे देश में डंप करना स्टार्ट कर दी जहां पर स्टील बनाई जाती है ऑलरेडी, तो वहां की जो लोकल इंडस्ट्री है वो बर्बाद होना स्टार्ट हो जाएंगी। और जैसे ही लोकल इंडस्ट्री एक बार को बर्बाद होगी, फिर भाई साहब अपनी जो स्टील है उसको डंप क्यों करना है? फिर 100 की जगह उसको 1000 की बेचो, क्योंकि सामने वाले के तो पैर काट दिए तुमने, सामने वाला तो अब चल ही नहीं पा रहा है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे स्टेप हैं जिसके बारे में अगर कोई आप लोगों से बोले कि हाँ किस तरीके से जो हरकतें की जाती है दूसरे देशों के द्वारा, तो ऐसी भी हरकतें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। तो यानी कि अगर हम लोग ग्रीन स्टील अपना बना पाते हैं ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर, तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज आप लोगों को देश के अंदर में देखने को मिलेगी। स्टील के प्लांट जैसे मैंने आप लोगों को बताए, आप लोग याद रखते हैं यहाँ पर, जैसे राउरकेला हो गया, इसी के साथ में यहाँ पर भिलाई हो गया, दुर्गापुर हो गया, बोकारो हो गया।
तो ये मैच करने के लिए भी आप लोगों से आ सकता है कि कब कब स्टेब्लिश किए गए थे और आ क्या सकता है। ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, अगर पुराने क्वेश्चन पेपर आप लोग उठाकर देखोगे तो 1959 में स्टेब्लिश किया गया था उड़ीसा के अंदर में, 1959 में ही छत्तीसगढ़ के अंदर में, और 1962 में वेस्ट बंगाल, और 1964 में झारखंड। और ये ऐसा नहीं हमने अपने आप ही बना लिए। जर्मनी, रसिया, यूके, रसिया, ये वो देश हैं जिन्होंने हम लोग को सपोर्ट प्रोवाइड कराया, असिस्टेंट प्रोवाइड कराया ये चीजें स्टैब्लिश करने के लिए। तब जाकर हम लोग अपने पैरों पर खड़े हो पाए और तब जाकर हम लोग ये चीजें अपने देश में डेवलप कर पा रहे हैं। तो यानी कि आज की डेट में हम लोग जो अपने पैरों पर खड़े हुए, किसी ने हम लोग को बैसाखी दी थी पर उनकी बैसाखी से चलना सीखा और आज के डेट में अपने पैरों पर हम लोग दौड़ रहे हैं। कहते हैं कि किसी के कंधे पर हाथ रखकर आप लोग चलना सीख सकते हो, पर लेकिन दौड़ना तो दोस्त अपने ही पैरों पर पड़ेगा। तो ऐसे ही हमारा देश, जब हम लोगों ने बैसाखी का सहारा लिया उस टाइम पर चलना सीखा, पर आज की डेट में हम लोग इतने लार्ज स्केल पर चीजें डेवलप कर रहे हैं कि दुनिया में दूसरे नंबर पर है, यानी कि दौड़ रहे हैं। तो यही चीजें आप लोगों को अपनी जिंदगी में भी सीखनी है कि किसी का सहारा लो थोड़ी देर के लिए, पर लेकिन उसके ऊपर डिपेंडेंट मत बने रहो कि हाँ वही इंसान जो है वो आप लोगों की गड्डी खींचता रहेगा। और ये पेरेंट्स के लिए भी है, आप लोग पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, जितनी जल्दी हो सके पेरेंट्स के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी हटा लो, अपना जो भी हो सके थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कुछ ना कुछ काम करना स्टार्ट कर दो, ताकि आप लोगों को भी अंदर मोटिवेशन आने लगे कि हाँ हम भी कुछ इस दुनिया में कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आ सकता है कि ये तो पता चल गया कि हाँ हमारे देश में कई जगह जो है स्टील जो है वो प्रोड्यूस की जाती है, पर लेकिन क्या हम लोग नंबरिंग जान सकते हैं? जैसे कंट्री के बारे में बता दिया, ऐसे क्या देश के अंदर में स्टेट के बारे में आप लोगों को पता चल सकता है? जी हाँ, सबसे 1 नंबर पर आप लोगों को उड़ीसा देखने को मिलेगा, और उड़ीसा पीसीएस के अंदर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। दूसरे नंबर पर आप लोगों को यहाँ पर कौन देखने को मिलेगा? वो है झारखंड। तीसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़, तो आप लोग समझ सकते हैं। चौथे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कर्नाटका, 5वें नंबर पर है महाराष्ट्र, 6ठे नंबर पर है गुजरात। तो ये वो एरिया है जहां पर लार्ज स्केल पर स्टील जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। तो यहां पर जब जिस एरिया में स्टील प्रोड्यूस की जाएगी वो वहां पर इन्वायरमेंट को नुकसान भी पहुंचाएगी। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए, डिकार्बोनाइज करने के लिए स्टील इंडस्ट्री को कई सारे स्टेप उठाए जा रहे हैं। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, एक एक कर मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे स्टेप नंबर 1 में जब मैं आप लोगों से बात करूंगा तो यहां पर स्टील को रिसाइकल करने की पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। ये आ रहे हैं क्या? बेसिकली ला चुके हैं 2019 के अंदर में। तो क्या फायदा है आप लोग खुद सोचो। मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों के पास में जैसे कि क्या बोला जाए, कुछ उदाहरण लिया जाए। जैसे कि आप लोगों के पास में कोई क्या मतलब कुछ एग्जैक्टली मेरे माइंड में कोई ऐसा उदाहरण नहीं आ रहा है जो कि अच्छा सा जो आप लोगों इस चीज को एक्सप्लेन कर सके। एक मिनट रुको। जैसे कि एक घर का उदाहरण लेते हैं चलो। जैसे कि आप लोगों ने किसी पर्टिकुलर एरिया में आप लोग एक पर्टिकुलर एरिया लिया, एक प्लॉट लिया और आप लोगों ने अपना घर बनाना स्टार्ट किया। अब ये जो घर बनाना स्टार्ट किया आप लोगों ने इसको सिस्टमेटिक वे में डिवाइड कर दिया कि अच्छा यहाँ पर रूम बनेंगे, यहाँ पर किचन होगी, कोई लिविंग एरिया होगा, यहाँ पर लेट और बाथ आप लोगों के देखने को मिलेंगे, यहाँ पर अपना कॉमन एरिया होगा। कुछ इस तरीके से आप लोगों ने बना लिया। इसके अंदर में फर्नीचर वगैरह भी आप लोगों ने कंप्लीटली सेट कर दिया, कुछ ऐसा पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। अब आप लोगों को लग रहा है कि जो ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने तैयार किया है यार ये गलत जगह पर आ गया है, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए था। अब पूरा का पूरा घर जो है वो सपनों का महल टूट गया। अब यहाँ पर ये डिस्प्यूटेड लैंड थी, कहीं और जाकर आप लोगों को घर बनाना पड़ रहा है। तो अब आप लोगों को पास में क्या है, रॉ मटेरियल ईंटें सारी की सारी इस्तेमाल यहाँ पर हो जाएंगी मैक्सिमम। आप लोग जो भी सामान घर में लेकर आए थे वो भी यहाँ पर इस्तेमाल हो जाने वाला है। और आप लोग ऑलरेडी उस काम को कर चुके हो तो आप लोग प्लानिंग भी जानते हो कि हाँ यार ऐसे ऐसे इतना टाइम लगा था, यहाँ से मिस्त्री आए थे, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम सामान लेकर आए थे, वो सारा सिस्टम भी आप लोगों को यहाँ पर पता चल जाएगा। तो यानी कि अब आसानी से आप लोग काम कर पाओगे और बहुत सारा मटेरियल जो है वो रीयूज भी आप लोग यहाँ पर कर पाओगे। तो जब मैं आप लोगों से बात करता हूं स्क्रैप जो रिसाइकिल पॉलिसी की स्टील की, तो इसका मतलब यह है कि अब हमको फिर से स्टील बनाने की जरूरत नहीं है। जो ऑलरेडी स्क्रैप पड़ा हुआ है हमारे पास में स्टील का, उसी को रीयूज करने की जरूरत है। तो इससे क्या होगा, ऑलरेडी हमारा जो बेसिकली कार्बन एमिशन है वो कम होगा, कोयले का कंजप्शन जो है वो कम होगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है जिसमें हम लोग स्टील स्क्रैप रिसाइकिल पॉलिसी 2019 में लेकर आए थे। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर, ताकि स्टील इंडस्ट्री को डिकार्बोनाइज किया जा सके, कि हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन की ओर चल रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है वो लॉन्च किया कि इसका इस्तेमाल हम लोग यहां पर कर रहे हैं। तीसरा हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी आप लोगों ने सुना होगा, अगर बजट का स्पीच आप लोगों ने ध्यान से सुना तो उसमें मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन फंक्शन और जो भी यहां पर स्क्रैपिंग फैसिलिटी की बात की गई, यानी कि जो भी व्हीकल 15 साल से ऊपर के हैं उनको भी स्क्रैप यहां पर किया जाएगा, यानी कि एक तरीके से खत्म किया जाएगा उनको भी। आप लोग बोल सकते हैं जैसे नहीं एक तरीके से काटा जाएगा ले जाकर उसके अंदर जो भी उसकी मंडी होगी जो ये ऐसे व्हीकल काटने की, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो यहां पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं एक तरीके से
चीजें जो है वो सही पैटर्न में चलती हुई नजर आएंगे। स्टील जो है ऑलरेडी हमारे पास में है तो उसका फिर से रीयूज किया जा सकता है। चौथा जो है यहाँ पर नेशनल सोलर मिशन हम लोग लेकर आ रहे हैं। 2010 से हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर लग रहे हैं कि किस तरीके से नेशनल सोलर मिशन को हम लोग इंप्लीमेंट करना है। तो ये भी एक तरीके से स्टील इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, क्योंकि नेशनल सोलर मिशन का इस्तेमाल कर ही हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन बना रहे हैं और उसी से फिर चीजें जो है वो आगे बढ़ रही हैं। नेक्स्ट अगर आप लोगों को बोला जाए तो परफॉर्म, अचीव और ट्रेड, ये सिस्टम की बात की जा रही है। यानी कि अपने ही देश में अगर हम लोग अपनी चीजों को ढंग से लेकर चलेंगे तो दूसरी कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी जो है वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आएगी, और हम लोग अपना तो इस्तेमाल करेंगे चीजों का, और दूसरे देश को हम लोग एक्सपोर्ट भी चीजें करते हुए नजर आएंगे, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। जापान के अंदर में न्यू एनर्जी और इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो मॉडल है वो यहाँ पर इन्हीं सब मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। तो दूसरी कंट्री से सीखकर भी हम लोग अपने देश में जो है वो चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं कि अच्छा ऐसे भी हम लोग कार्बन जो है उसका एमिशन को डीकार्बोनाइज हम लोग कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका होगा जो कि यहाँ पर इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है, अगर स्टेटमेंट देकर पूछ ले कि क्या क्या स्टेप हैं कि जिनको फॉलो कर हम लोग स्टील इंडस्ट्री को डीकार्बोनाइज कर रहे हैं, तो अगर 4 से 5 पॉइंट आप लोग लिख देते हो तो फुल नंबर मिलेंगे, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये इन एरिया में देखने को चीजें मिल ही जाती है, वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर ही दिया। अब एक और टॉपिक है यहां पर जो कि इसी के अंदर कवर कर लेता हूं, पूरा एक एक्स्ट्रा टॉपिक आप लोगों का बनता है, और इससे तो प्रीलिम्स के अंदर में क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा चुका है कि कोर सेक्टर कौन कौन से होते हैं। कोर सेक्टर कितने हैं, क्वेश्चन पहला ये बताइए। टोटल मिलाकर 8 कोर सेक्टर हैं। इन कोर सेक्टर में सबसे ज्यादा जो एक तरीके से वेटेज जो है आईआईपी में वो किसका है, तो ये भी आप लोगों से पूछा जाता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए आ जाता है। तो स्टील यहां पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, 17.92 आप लोग यहां पर देख सकते हैं। सबसे बड़ा किसका आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, तो वह है रिफाइनरी का। रिफाइनरी जो है वो नंबर 1 पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पर आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलेगा, और स्टील इतने अच्छे लेवल पर है कि तीसरा नंबर स्टील का आप लोगों को यहां पर नजर आ जाता है। चौथे नंबर पर आप लोगों को कोयला देखने को मिलेगा, क्योंकि जब स्टील जैसी चीजों में, रिफाइनरी जैसों में चीजों में भी कोयला इस्तेमाल होता हुआ नजर आता है। इसी के साथ में 5वें नंबर पर जब आप लोग आएंगे तो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा क्रूड ऑयल। 6ठे नंबर पर जब आप लोग आएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा नेचुरल गैस। 7वें नंबर पर आप लोगों को सीमेंट इंडस्ट्री, और 8वें नंबर पर आप लोगों को फर्टिलाइजर। तो ये कोर सेक्टर है। कोर सेक्टर का मतलब क्या होता है, अगर इनको हम लोग निकाल दे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि देश की ग्रोथ, जो देश का एक तरीके से जो एक सही नहीं करें, मैंने अभी देखा हमारा देश दौड़ रहा है, तो वो दौड़ कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आएगी अगर इनको हम लोग एक बार को इकोनॉमी में से निकाल दे। इनकी रिप्रेजेंटेशन है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये याद रखना। और ये रिप्रेजेंटेशन जो रहती है ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर में, आईआईपी के अंदर में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है, जो कि डिसाइड करता है कि किस किस पर्टिकुलर एरिया में क्या क्या रिप्रेजेंटेशन है। आईआईपी में अकेले ये कोर सेक्टर ही आप लोगों को देखने को मिलते हैं कि लगभग इनका 40% कोर सेक्टर से ही निकल कर आ जाता है, यानी कि आधे में राम और आधे में गाम, वो वाली बातें हैं। ठीक है, करंटली जो बेस ईयर है यहाँ पर आईआईपी का वो इस्तेमाल किया था 2011-12। इससे पहले जो है 4-5 इस्तेमाल किया था, बाद में जाकर इसको चेंज कर दिया, क्योंकि जैसे जैसे चीजें बढ़ती है वैसे वैसे स्टैंडर्ड बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो उसी पैटर्न पर चीजें भी जो है वो चेंज होती हुई यहाँ पर नजर आती है। तो ये बातें यहाँ पर बोली जा रही है। ठीक है, तो इसको कहते हैं चीजों को ढंग से कवर करना। अब इसके अंदर में मैंने क्या क्या कवर किया वो भी आप लोगों को बता देता हूं, पर लेकिन पहले कुछ क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करिए जिससे कि आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है, ऑलरेडी यूपीएससी में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग यहां पर देख सकते हैं, और इसी के साथ में 2020 में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया। ये आप लोगों के सामने यहां पर आयरन और स्टील के बारे में 2 बार क्वेश्चन लगातार आप लोगों से यूपीएससी यहां पर पूछ चुका है आंसर राइटिंग के लिए भी। तो ये इस तरीके से आप लोग इसकी इंपॉर्टेंस समझिए कि जैसे जैसे यहां पर क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होती चली जाती है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन 2014 में प्रीलिम्स के अंदर भी आप लोगों से पूछा गया, जैसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि स्टील इंडस्ट्री के बारे में कि जो पोल्यूशन है रिलीज किया था स्टील इंडस्ट्री के द्वारा, तो ऑक्साइड्स ऑफ द सल्फर्स, ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स जो कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन यहां पर पूछा गया, तो सही आंसर बताइए फिर एक्सप्लेन करूंगा। ए में बोला गया 1 2 3, ए बोला गया 1 3 4, बी में बोला गया 2 3, सी बोला गया 1 4, डी बोला गया 1 2 3 4। अटेम्प्ट करिए फिर एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की जा रही है आईआईपी के बारे में, यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। बोला जा रहा है कि एक इंडेक्स है जो कि यूज किया जाता है ट्रैक करने के लिए जो इंडस्ट्रीज है सेक्टर उनकी परफॉर्मेंस को। दूसरा बोला गया यहां पर आईआईपी जो है वो करेंटली कैलकुलेट करता है 2004 से लेके बेसिकली 2004-5 का बेस ईयर यूज करता है।
8 कोर सेक्टर 40% आईआईपी में अपना रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं। आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 2, बी में बोला गया 2 3, सी में बोला गया 1 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो क्या आंसर होगा आप लोगों को यहां पर ये बताना है। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अगर बात करें यहां पर हमारे देश के अंदर में जो स्टील इंडस्ट्री को सेटअप किया गया है, किस किस कंट्री की हेल्प से यहां पर चीजें सेटअप की गई है? राउरकेला स्टील प्लांट जो है वो जर्मनी की हेल्प से, दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है वो यूके की हेल्प से, भिलाई स्टील प्लांट जो है वो जापान की हेल्प से। सही आंसर क्या है? ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन ऑफ द अबव। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए बड़ा ही बेहतरीन सा, बात की जा रही है कि ग्रीन स्टील के बारे में, तो मैन्युफैक्चर की जाती है विदाउट द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। दूसरा बोला गया कि यहां पर जो एक तरीके से दिस कैन बी डन बाय यूजिंग लो कार्बन एनर्जी सोर्सेज, हाइड्रोजन, कोयला गैसिफिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा बोला गया कि यहां पर इवेंचुअली ग्रीन हाउस जो एमिशन है वो लो होता है, कट होता है, और एक तरीके से ये कोस्ट और इंप्रूव करता है क्वालिटी ऑफ द स्टील। सही आंसर क्या है? ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन ऑफ द अबव। तो अब आप लोगों को एक एक क्वेश्चन के आंसर बताने हैं, देखता हूं कौन सही आंसर देता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो था यूपीएससी के द्वारा पूछा गया, तो इसका आंसर है यहां पर डी, यानी कि ये सारी की सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं आप लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में यहां से निकलती हुई नजर आती हैं। कैसे, वो दिखाता हूं। जब स्टील प्लांट है वहां पर कहीं पर जो पोल्यूशन एमिट करता है, तो पार्टिकुलेट मैटर ये 2.5 और ये पार्टिकुलेट मैटर 10 भी यहां पर रिलीज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड, और इसी के साथ में यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये सारी चीजें रिलीज करता हुआ यहां पर नजर आता है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। बाकी आगे चलते हैं। यहां पर इसमें पर्टिकुलर आंसर क्या है? आंसर है सी, यानी कि 1 और 3। बेस ईयर मैंने अभी आप लोगों को बताया कि बेस ईयर जो है वो चेंज कर दिया गया है, अब 2011-12 कर दिया गया है, पहले था ये बेस ईयर जो अभी बताया, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आप लोगों से डिस्कस किया मैच करने के लिए, तो यहां पर कहीं भी जापान आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है, तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहां पर बी हो गया। ठीक है, तो इसको मैच कर लेना, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, सारी की सारी एक एग्जैक्ट स्लाइड में आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट यहां पर मैंने आप लोगों से बात की इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में, तो यहां पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहां पर सी स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि ऑल 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, कोई भी स्टेटमेंट में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, सारी की सारी स्टेटमेंट एग्जैक्ट करेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ये हो गया आप लोगों के सामने पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में क्या क्या देख लिया कि ग्रीन हाइड्रोजन, अब की ग्रीन हाइड्रोजन की ओर चल रहे हैं, तो दूसरी हाइड्रोजन कौन सी होती है वो आप लोग समझ सकते हैं, क्रूड जो हम लोग अभी क्रिएट कर रहे हैं। हाइड्रोजन, अगर बात ग्रीन स्टील के बारे में बात करें, कई बार ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन स्टील में कंफ्यूजन हो जा रहा है। ठीक है, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में डिटेल में मैंने आप लोगों से बातें कर ली, कहां पर क्या क्या चक्कर देखने को मिलता है, हमारा देश कहां पर हमारे देश में देखने को मिलती है, दुनिया में कहां पर ये चीजें देखने को मिलती है, बेसिक चीजें सारी बता दी। कोर इंडस्ट्री वाला एरिया भी आप लोगों को बता दिया, इसके साथ में कहां पर इसके प्लांट हैं, हमारी कंट्री में कौन कौन से राज्य हैं, किस तरीके से हम लोग इसको डीकार्बोनाइज कर रहे हैं। यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछे वो भी आप लोगों को बता दिए, बाकी क्वेश्चन आप लोगों के लिए कुछ फ्रेम किए गए थे वो भी हो गए, और यूपीएससी ने आंसर राइटिंग में जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछे वो भी हो गए। इसको कहते हैं सही तरीके से पढ़ाई करना। अब आप लोग बोलो कि इस टॉपिक में से अब कहीं से भी कभी भी फ्यूचर में कभी भी कोई क्वेश्चन आ गया, आप लोगों से कोई पूछेगा, तो क्या आप लोग बता नहीं पाओगे? ऐसे टॉपिक को तैयार करने। तो अगर कोई डाउट हो तो बताना, और इसी के साथ में फीडबैक देना, लाइक या डिसलाइक करके बता देना कि समझ में आया या फिर नहीं। ओके दोस्तों, अभी एक स्टडी की गई रिसेंटली जाधवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर में। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आज की डेट में पोल्यूशन जो है वो नेक्स्ट लेवल पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। एक नए टाइप का पोल्यूशन अभी यहाँ पर नजर आया, कहाँ पर? कोलकाता के अंदर में। तो ये जाधवपुर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ये कोलकाता के अंदर में है। तो इसके द्वारा स्टडी की गई, तो वो स्टडी में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये जीएस पेपर 3 के अंदर में जो इन्वायरमेंट वाला सेक्शन है उसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। अभी बात सामने निकल कर आ रही है कि मैग्नेटाइट्स प्रदूषण यानी कि पोल्यूशन अभी देखने को मिला कहां पर? कोलकाता की सड़कों पर। यानी कि कोलकाता के अंदर में जो डस्ट यानी कि जो धूल उड़ती है रोड साइड यानी कि सड़कों के बराबर में, वहां पर मैग्नेटाइट पोल्यूशन यहां पर देखने को मिला। आप लोगों ने एयर पोल्यूशन चुना है, वाटर पोल्यूशन चुना है, मतलब एक तरीके से ना जो आप लोगों ने सारे पोल्यूशन सुन रखे हैं, ध्वनि पोल्यूशन भी आप लोगों ने सुना है, पर लेकिन ये जो नया पोल्यूशन है इसको बोला गया है मैग्नेटाइट पोल्यूशन। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यार ये है क्या, इसके बारे में तभी आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जो मैग्नेटाइट है यहाँ पर, इसको बेसिकली मैग्नेटिक पोल्यूशन भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर में जो पाया जा रहा है वो है Fe3O4, तो इसको यहाँ पर मैग्नेटाइट बोलते हैं। तो ये एक तरीका मिनरल है, ये खासकर जहां पर इंडस्ट्रीज होती हैं, बड़ी बड़ी माइनिंग्स होती हैं, यानी कि एक तरीके से ना
जहां पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि उद्योग होते हैं, बड़े बड़े खनन जो होते हैं, वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, यानी कि जहां पर इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं, वहां पर आप लोगों को नजर आएगा ये मैग्नेटाइट। ये एक ऑक्साइड है आयरन का, जो आयरन है बेसिकली उसका ऑक्साइड आप लोगों को देखने को मिलेगा। और मोस्ट मैग्नेटिक जो भी यहां पर होते हैं, ये नेचुरली एक मिनरल है जो कि अर्थ के अंदर से निकलता है, ठीक है। तो एक तरीका नेचुरल मैग्नेट भी यहां पर इसको आप लोग बोल सकते हैं। इसके अंदर में 72% आप लोगों को मेटेलिक आयरन देखने को मिलेगा। आप लोगों ने सुना कि जो चुंबक है वो भी लोहे की बनी होती है, कई बार सुना होगा। कहां कहां पर ये चीजें पाई जाती हैं? तो कलकत्ता, इस मतलब कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, गोवा और केरला, मैक्सिमम आप लोगों को यहाँ पर इन एरिया में ये पर्टिकुलर ये पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो ये जो स्टडी की गई है, कहीं ना कहीं किसी चीज की पोल्यूशन होता क्या है, अगर कोई आप लोगों से पूछे पोल्यूशन होता क्या है, तो किसी पर्टिकुलर अनवांटेड तत्व का किसी पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा बढ़ जाना, उसको आप लोग पोल्यूशन बोलते हो। नॉर्मल पानी जो है वो सही है, पर लेकिन उसके अंदर में पानी के अलावा दूसरी चीजों का बढ़ता जाना वो वहां पर पोल्यूशन फैला देगा। और पोल्यूशन इसीलिए यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है कि वो चीज जो है अब इस्तेमाल करने लायक नहीं बचती है, यानी कि इतना ज्यादा डिग्रेड उसको कर देता है, इतना ज्यादा बर्बाद कर देता है कि नॉर्मल यूज के लिए भी यहां पर उसको नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर खतरनाक लेवल के इंपैक्ट देखने को मिलेंगे अगर किसी ने इस्तेमाल करने के बारे में भी सोची। तो इसीलिए जो इसके इंपैक्ट निकल कर आते हैं उनके बारे में काफी बड़ी बातें आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो अगर कोई आप लोगों से बोले यहाँ पर कि इसका इंपैक्ट जो है, आप लोग समझ सकते हैं इकोलॉजिकल इंपैक्ट, यानी कि इन्वायरमेंट पर जो इंपैक्ट पड़ेगा उसकी वजह से, मान लीजिए कोई बर्ड्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, या एनिमल्स हैं उस एरिया में रहते हैं उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है। इसी के साथ में अगर बात करें सोयल और वाटर के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ सकता है। कल को चलकर ये पानी और जो बेसिकली मिट्टी है उसको भी कॉन्टेमिनेट कर सकता है, तो ये भी एक कंडीशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। ह्यूमन हेल्थ जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक इंपैक्ट यहां पर डालेगा, तो इसकी वजह से सांस की बीमारी एक तरीके से बहुत ज्यादा तरीके से देखने को मिल सकती है। और खासकर जो बच्चे हैं और जो बीमार बुजुर्ग लोग हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वो ये काफी ज्यादा इंपैक्ट यहां पर इसका झेल सकती हैं, एक तरीके से दिक्कतें देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। इसी के साथ में यहां पर ये कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं जब कोई ऐसा पोल्यूशन निकल कर आता है तो यहां पर ये कई बार आप लोगों को नजर आएगा जिससे लोहे के ऊपर जंग लग जाता है, उसको बर्बाद कर देता है। ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं, अगर वो यहां पर इस तरीके का पोल्यूशन ज्यादा देखने को मिलेगा, वो ढंग से काम नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोग ये समझ सकते हैं क्योंकि सबके अंदर में कोई ना कोई आप लोगों को चुंबक देखने को मिलती है, तो इस तरीके से यहां पर दिक्कतें देखने को मिल सकती है। तो इसकी वजह से बोला जा रहा है कि जो स्टील है उसके ऊपर एक तरीके का जो, अगर ये कोई ऐसा पोल्यूशन होता है, इसको मैग्नेटिक पोल्यूशन ये बोला जा रहा है, ये स्टील का जो सिस्टम है उसको बर्बाद करने की क्षमता अपने अंदर रखता है। तो स्टील से बनाया गया जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, उसको भी ये बर्बाद करने की क्षमता अपने अंदर रखता है। यानी कि ये हर तरीके से इतना ज्यादा इंपैक्टफुल होगा कि लोगों ने इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा कि इतना ज्यादा खतरनाक ये साबित हो सकता है। तो ये जो इंपैक्ट है ये आप लोग समझ सकते हैं, जब अगर ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा तो कितना खतरनाक ये साबित यहां पर होता हुआ नजर आएगा। तो इसको रोकने के ऊपर फोकस देने की बात यहां पर की जा रही है। तो अगर आप लोगों को बात करें कि पोल्यूशन की कैटेगरी में कुछ लिखने के लिए आ जाए, तो एक मैग्नेटिक पोल्यूशन भी और उसके इंपैक्ट भी अब आप लोगों के सामने हैं, जिनको आप लोग लिख सकते हैं, और कहां कहां पर ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती है उसके बारे में भी आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इन राज्यों से अगर आप लोग आते हैं, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, गोवा, केरला, तो यहाँ के तो स्टेट पीसीएस के लिए भी आप लोग के लिए स्पेशल क्वेश्चन बन जाएगा कि मैग्नेटिक पोल्यूशन के बारे में आप लोग को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हो गई। ये इस तरह की चीजें हैं कि यहां से क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। अगर बात करूं आप लोगों से तो ऐसे टॉपिक है 2016 में आप लोग यहां पर देखते हैं यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। तो जब यहां पर बात करते हैं कि एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो क्या क्या कैलकुलेट करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर मीथेन। तो इसके बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो कौन कौन सी चीज यहां पर ये काउंट करके चलता है, तो ये आप लोगों को यहां पर मैंने एयर क्वालिटी इंडेक्स पढ़ाया था, तो उसमें कई बार चीजें बताई है, आंसर यहां पर भी है, पर आप लोग समझ सकते हैं इसके अंदर में पार्टिकुलेट मैटर 2 पॉइंट यहां पर ये 5 बेसिकली NO2, SO2, CO, तो CO2 यहां पर आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आप लोगों को यहां पर नहीं देखने को मिलेगी, ये आप लोग समझ सकते हैं। ना ही इसके अंदर में आप लोगों को बेसिकली मेथेन नजर आएगी, ठीक है।
तो यहाँ पर आप लोगों को कहीं मेथेन भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं इस तरीके के, और इसके ऊपर यहाँ पर इनके द्वारा एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड तैयार किया जाता है कि 0 से लेके 5 तक है तो गुड क्वालिटी है, 551 से लेके 100 तक, 0 से लेके 50 तक है तो गुड क्वालिटी है, इससे ऊपर 51 से लेके 100 तक है तो ठीक ठाक है, फिर इसके ऊपर जाएंगे तो मॉडरेट है, फिर तो गरीब हो गया, फिर वेरी गरीब हो गया, और फिर तो खतरनाक हो गया। ठीक है, पुअर मतलब खतरनाक क्वालिटी आप लोग बोल सकते हैं। तो यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। अब यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है, बोल देंगे कि मैग्नेटिक पोल्यूशन जो है, उस बात की जा रही है इसके बारे में कि मैग्नेटिक पोल्यूशन जो है वो रेफर करता है प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटाइट, जिसको FeO4 बोलते हैं, इन द इन्वायरमेंट। और ह्यूमन एक्टिविटी जैसे कि माइनिंग, स्टील या फिर कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती है, तो उसकी वजह से यहां पर ये प्रॉब्लम निकल कर आती है। ठीक है, मैग्नेटाइट जो है यहां पर ये एक आयरन ऑक्साइड है, जो कि मोस्ट ऑफ द जो मैग्नेटिक है ऑल द नेचुरल ये फॉर्म में आप लोगों को देखने को मिलता है, तो नेचुरल मैग्नेट भी इसको बोल सकते हैं। मैग्नेटाइट जो है वो 90% मेटेलिक आयरन अपने अंदर रखता है। ऐसी स्टेटमेंट तो डायरेक्ट आप लोगों से बेसिकली जनरल साइंस वाला जो टॉपिक होता है ना, उसके अंदर भी आप लोगों से पूछ ली जाती है। क्या स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 2 2 3 1 3 या फिर ऑल ऑफ द अबो? A B C या फिर D में सही आंसर क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। तो सही आंसर क्या है, वो है बी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, एक स्टेटमेंट जो है यहां पर आप लोगों को, एक सेकेंड, ये 90% थोड़ा ना बोला था मैंने, अभी कितना बताया था यहां पर, 72% यहां पर बोला था। ठीक है, तो 72% यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, इसका थर्ड गलत हो गया। ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लेना, बाकी मैं इसको करेक्ट कर दूंगा जब PDF आप लोग डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो यहां पर कितना है, तो ये यहां पर गलत स्टेटमेंट दे दी है, बेसिकली लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा 72%। ठीक है, तो यहां पर जो मैग्नेटाइट कंटेन करता है 72, ये बेसिकली आयरन। तो क्या हो गया आंसर यहां पर ए हो गया। क्यों? क्योंकि करेक्ट पूछा गया है, और इनकरेक्ट कौन सा है, ये तीसरा आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो आंसर इसका ए हो गया। ठीक है, बाकी कैसे क्वेश्चन पूछा गया आंसर राइटिंग में, तो एयर क्वालिटी के बारे में पूछा गया कि डिस्क्राइब करना है ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइन, इसके बारे में, जो कि WHO के द्वारा रिलीज की गई थी, और कैसे डिफरेंट है यहां पर, जो कि पुराना था 2005 का अपडेट। और नेशनल एयर क्वालिटी प्रोग्राम के बारे में बात की गई, जो हमारे देश में ऑलरेडी चलाए जा रहे हैं, कि कैसे एयर की क्वालिटी को हम लोग को इंप्रूव करना है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से अक्सर पूछ ले जाते हैं, तो माइंड में कोई कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। कोई डाउट ना हो तो इस तरीके से चीजों को तैयार करो। अब यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में, और बाकी क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं पोल्यूशन से रिलेटेड वो बता दिया। यहाँ से अगर पूछ लेंगे क्या क्या कैटेगरी है, तो ये भी आप लोगों से बन सकता है। तो बेसिक चीजें ढंग से तैयार करो, और टॉपिक को ऐसे तैयार करो कि वहां से कोई भी क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन न हो। देखो यार, करना आपको ही पड़ेगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि कोई आप लोग की जगह आकर पढ़ लेगा, और तो इससे हुआ नहीं है, और कोई सोच रहा है कि एक दिन में ही सब कुछ कवर कर लें, तो वो बेसिकली उसका भी कुछ होने वाला है नहीं है। तो आराम आराम से एक पैटर्न में अपने आप को एक डिसिप्लिन में लेकर चलते रहो, लाइफ जो है वो आगे बढ़ती रहेगी, और जैसे जैसे चीजें आगे चलती रहेंगी वैसे वैसे आप लोगों को चीजें आसान लगने लगेंगी। स्टार्टिंग में हर एक चीज जो है वो कॉम्प्लेक्स लगती है, स्टार्टिंग में हर एक चीज जो है वो ऐसी लगती है टफ कि पता नहीं क्या होगा, पर जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती हैं फिर आसान होती चली जाती हैं। तो यही चीजें सीखते सीखते आप लोगों को आगे बढ़ना है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, होगा तो बताना, दूर करेंगे। बाकी काफी इंपॉर्टेंट एक न्यूज आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, अभी रिसेंटली जो पैलेस्तीन है, जिसमें जो आप लोगों को दिक्कतें देखने को मिल रही है, यहाँ पर जो अटैक किया जा रहा है बेसिकली इजराइल के द्वारा, तो इजिप्ट ने दीवार बनाना स्टार्ट कर दिए ताकि वहां से कोई एंट्री न कर सके और उसको रोका जा सके। तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसके चलते आगे आने वाले टाइम में रिफ्यूजी की प्रॉब्लम से बचने के लिए इजिप्ट के द्वारा ये स्टेप उठाए जा रहे हैं। ये है इजिप्ट, और ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा पैलेस्तीन वाला एरिया, और ये होगी अपनी प्यारी कंट्री। तो यहां से कंपेयर कर आप लोग इसको देख सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो मैं बेस्ट क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, हल्का सा याद रखिएगा। पेटीएम यूज करने वालों के लिए एक राहत की सांस है। यहाँ पर ईडी ने बोला कि कोई भी यहाँ पर वॉल्यूशन देखने को नहीं मिला। बोला यह जा रहा था कि यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत में वॉल्यूशन किया गया है, तो ईडी ने यहाँ पर इनके ऊपर आरोप लगाया था, पर लेकिन ऐसा कोई भी वॉल्यूशन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो आगे हो सकता है कि जल्दी यहाँ पर राहत की सांस देखने को मिले पेटीएम को यहां पर आगे आने वाले टाइम में। तो ये बातें यहां पर बताई जा रही है। तो आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकती है, खासकर जिनको लग रहा था कि यार पेटीएम बंद होने वाला है, तो अभी यहां पर ऐसी कोई आज आगे न्यूज नहीं देखने को मिल रही है। बाकी आज जो है ये याद रखिएगा, आज नहीं मतलब कल से लेकर 27 तारीख तक यहां पर ये ताज महोत्सव आप लोगों को देखने को मिलता है। आगरा के अंदर में सेलिब्रेट किया जाता है, हमारी कल्चर और हेरिटेज को दिखाने की कोशिश की जाती है। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, थोड़ा सा बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। और अगर आप लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से यहां पर बन सकते हैं। ठीक है,
ये है आज की वोकैबुलरी। इनके ऊपर में सेंटेंस फॉर्म जरूर करना। जितने सेंटेंस बनाओगे उतना ही अच्छा आप लोग लिखना भी सीखोगे। आंसर राइटिंग में भी आप लोगों को फायदा देखने को मिलेगा और इंग्लिश भी आप लोगों की यहां पर अच्छी होती नजर आएगी। आंसर एक बार जरूर जाकर देखना। यहां पर इनके द्वारा बहुत ही शानदार आंसर दिए गए हैं राधा रानी के द्वारा। आप लोग अगर एक बार इनका कमेंट जो मैंने पिन किया है कल की वीडियो के नीचे देखकर दिल खुश ना हो जाए तो बताना, आप लोग का भी पढ़ने का मन करेगा। तो आंसर एक बार पढ़ना, आप लोग का दिल जो है वो बिल्कुल एक तरीके से ये बोलेगा कि वाह यार क्या शानदार आंसर दिए गए। ठीक है, तो आप लोग पार्टिसिपेट जरूर करना। ये था आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। बाकी आंसर राइटिंग ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग यहां पर ज्वाइन हो जाइएगा और इसी के साथ में फीडबैक जरूर देना कैसा लगा ये लेक्चर आप लोगों को। इसी तरीके से अपना ध्यान रखिए। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, थोड़ा सा मेरी जो बेसिकली जो मुंह में थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसको लेकर मुझे ये वीडियो जो है ये आप लोगों को इस फॉर्म में प्रोवाइड करानी पड़ रही है। तो इसको एंजॉय करिए। बाकी कोई भी दिक्कत होगी तो फिर आगे सोल्व करेंगे। अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, 11 बजे आप लोग की वीडियो आएगी, उसके लिए भी तैयार रहना। जो मैंने बोला था शानदार वीडियो होगी, इसमें काफी कुछ आप लोग को जानने को मिलने वाला है। ठीक है, चलिए फिर अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से दिन को एंजॉय करिए।